बहुत सारे लोग खुशफहमी ये है कि 25 करोड़ को कैसे डाल लोगे जेल में। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए गलतफहमी निकाल दीजिए। कोविड के वक्त जब लोग अपने घरों की तरफ नहीं जा पा रहे थे, दिल्ली जैसे शहर में फंसे हुए थे, इनके पास रहने के लिए घर नहीं था और खाने के लिए खाना नहीं था। उस वक्त इन्होंने ग्रुप बनाया, कमेटी बनाई और लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया, खाने के लिए सामान मुहैया कराया। आपने अपने आप को एक ओहदे पर रखा था, एजुकेशन मिनिस्ट्री। अभी फिलहाल इंडिया में एक कानून लागू हो रहा है, एसआईआर। ये एसआईआर क्या है, जरा इसको भी मतलब एक्सप्लेन जामिया इस्लामिया साबिल बहुत बखूबी कर रहा है। देश की राजधानी में इतना बड़ा इदारा माशाल्लाह से, और वो नीट की तैयारी करवाता है, जेई करवा रहा है, 11th-12th के बच्चों को साइंस के साथ पढ़ा रहा है। आपकी इंग्लिश स्पोकन के बैचेज वहाँ पे चलते हैं माशाल्लाह से, कंप्यूटर कोर्सेज वहाँ पे चलते हैं। तो ये बच्चे जब आलिमियत फजीलत करके निकलेंगे वहाँ से, तो ये खुद की जो अकेडमी चल रही है वो सिर्फ असली तालीम है या फिर दीनी तालीम भी है? मौलाना आज़ाद को जब एजुकेशन मिनिस्ट्री मिलती है तो वो इंडिया को आईआईटी देते हैं, इंडिया को आईआईएम देते हैं, इंडिया को एम्स देते हैं। तो हमारा एक लंबा अगर इंशाल्लाह आप फ्यूचर में एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएं तो आप सबसे पहला कानून क्या लागू करें? डॉक्टर के लिए 6 लाख रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। बड़ा अमाउंट ये है कि आपके हमने उस वक्त जरूरत की हेल्प की है जिस वक्त आपको जरूरत थी। तो आज आप भी ऐसे बच्चों की हेल्प करना, ऐसे बच्चों को डॉक्टर बनाना जो आप फीस की वजह से महरूम हो कम गए। वक्त में अच्छा तजर्बा कर लेते हैं। मैंने अभी जो मैंने आपकी बातें सुनी वो उससे एहसास हुआ है। तो आपका सनाबिल में आपका क्या तजर्बा रहा है? इस मुल्क में आप उन्हीं के साथ मिलके, उन्हीं के कंधे पे रख करके फिर काम करना पड़ेगा, तब तो पॉसिबल है। आजम खान के रहते हुए मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं दी, उसने होने नहीं दी, लेकिन वो उसके पास पार्टी का ये सारे सारे कोर्सेज आपने किए हैं। आप सोशल वर्क भी किए, पॉलिटिक्स में भी रहे, बिजनेस भी किए, और ये सारी चीजें, ये सारा इतना बड़ा प्रेशर आपने हैंडल कैसे किया? तो जब आप पावर में होते हो तो काम करते हो ना। मैंने देखा कि मुसलमानों ने सबको मुखालिफ बना लिया है। मैं तेजस्वी मुख्यमंत्री ना बने तो कौन बनेगा, पता नहीं किसी को भी। आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मत बनाओ, हम भी नहीं कह रहे मत बनाओ, लेकिन किसको बनाओगे किसी को नहीं पता। अरविंद केजरीवाल ना आए, ठीक है, नहीं आए तो कौन आएगा। कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज के लिए अगर आप उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का अगर आप रुख करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहता है कोई बंदा तो उसके लिए यूनिवर्सिटी सबसे एक बेहतर आदमी 1 करोड़ रुपए खर्च करता है इलेक्शन के अंदर और उसको टिकट नहीं मिलता तो रोता है, वो आकर के ऐसा कहता था मुझे खिदमत करने का मौका नहीं मिला। अरे खिदमत ही करनी है, 1 करोड़ रुपए लेकर पब्लिक में चले जाओ, करो पब्लिक खिदमत। मुसलमानों के साथ मामला पता क्या है, मुसलमान माफ़ कीजिएगा, मैं किसी को पर्सनलाइज टारगेट नहीं कर रहा, बट हमारे साथ कौम का पूरी अलमिया ये रहा कि जो अच्छी चीज़ रही हमेशा, जहाँ से हमें पावर मिलती, जहाँ से हम चीज़ें कैप्चर करते, हमने वहाँ से अपने आप को बरी कर लिया। आपकी जो पॉलिटिकल जर्नी है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है, लेकिन मैंने आपको ओवैसी साहब के साथ मान लीजिए बिहार के अंदर आपने 10 विधायक विधानसभा जीत ली है। जिस दिन मेरे खिलाफ बिल आएगा विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर भी मेरे खिलाफ बिल आएगा, तो मेरी हिमायत में कौन खड़ा होगा? ये खाली मेरे 100 MP, ये 100 MP खड़े होकर तकरीर कर लेंगे, लेकिन वोट मेरे। पॉलिटिक्स है, इसको आप क्या समझते हैं? मतलब प्रोफेशन समझते हैं या फिर लोगों की सर्विस? अच्छे लोगों को सियासत में ना आने का नुकसान ये होता है कि कोई कमजोर उस कुर्सी पर आके बैठ जाता है। उसमें गलती किसकी होती है? आपकी है कि आपने उस कुर्सी का खाली। हेलो दोस्तों, मैं हूं उस्मान जहीर और आप देख रहे हैं रहबर स्टूडियो। दोस्तों, जब हम अपने बुजुर्गों के साथ बैठते हैं, लंबी मुद्दत गुजारे हुए शख्स के साथ बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके तजर्बात सुनते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जब एक नौजवान कम उम्री में, कम वक्त में बहुत सारे तजर्बात कर लेता है, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ जाता है, तो उनसे नसीहतें हासिल करने में हमें मज़ीद दिलचस्पी महसूस होने लगती है। इसलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मारूफ खान साहब, जिनका ताल्लुक पॉलिटिक्स से भी रहा है और टीचिंग के मैदान से भी, जिन्होंने 17 साल की उम्र में टीचिंग के फील्ड में कदम रखा। दोस्तों, अगर इनका मैदान पॉलिटिक्स रहा है तो दूसरी तरफ बिजनेस का मैदान इनसे खाली नहीं रहा। इन्होंने सोशल वर्क में लोगों की इतनी खिदमत की कि आज भी लोग इनको याद करते हैं और लोग इनसे इंस्पायर हैं। कोविड के वक्त जब लोग अपने घरों की तरफ नहीं जा पा रहे थे, दिल्ली जैसे शहर में फंसे हुए थे, इनके पास रहने के लिए घर नहीं था और खाने के लिए खाना नहीं था, उस वक्त इन्होंने ग्रुप बनाया, कमेटी बनाई और लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया, खाने के लिए सामान मुहैया करवाए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वक्त बयान नहीं कर सकते, इसलिए आइए हम बात करते हैं जनाब मारूफ खान साहब। मारूफ साहब रहबर स्टूडियो में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। आपसे हमने बहुत सारी बातें करी हैं, इंशाल्लाह पॉडकास्ट में भी बहुत सारी बातें करेंगे। इसलिए सबसे पहले मैं आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इस जर्नी को शुरू कहाँ से किया और अब तक का ये जो सफ़र रहा वो कैसा रहा आपका सफ़र? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। शुरुआती दौर में यूँ तो एकेडमिक्स के लिए आए थे, दिल्ली में घूमने आए थे।
घूमने आते आए तो वालिद साहब का मन बदला कि साहब अब दिल्ली में इनका एडमिशन करा देना चाहिए। खुशकिस्मती रही हमारी कि दिल्ली में एडमिशन ले लिया हमने और पढ़ाई शुरू की। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद बहुत कम उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरी एज 17 थी, 18 भी मैं हो नहीं पाया था। उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग का सफ़र मैंने स्टार्ट कर दिया था और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मौका मिला, तो मैंने वहाँ से पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाई की, पढ़ाने लगे बच्चों को, इंटरेस्ट जगा तो बहुत सारी चीज़ें करते रहे। उसके बाद जॉब में आ गए, फिर बिज़नेस में आ गए, फिर चीज़ें करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक आ चुके हैं कि अब चीज़ों का अब तो आपके सामने है सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। जी। आप अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेसमैन भी हैं। मैंने आपके बारे में सुना है और काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर हैं इस वजह से। आप बिज़नेसमैन भी हैं, एकेडमिक से भी जॉइन किए हुए हैं और पॉलिटिक्स में भी आपका हाथ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये जानना चाहता था आपसे कि जब ज़िंदगी एक स्ट्रेट लाइन से चल रही होती है, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आता है, वहाँ से उसकी ज़िंदगी बदलती है। आपके लाइफ़ का जो टर्निंग पॉइंट था, वो क्या था? उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे लिए 2018 का था कि आप ये समझिए कि मैं 12th पास हुआ था और मैं चूँकि अपनी तालीम हासिल करते वक्त मैं जामिया इस्लामिया सनाबिल गया और अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियात या कुछ और शौक़ की वजह से जो है मैं सनाबिल में कंटिन्यू नहीं कर पाया और सनाबिल मैंने जो छोड़ना पड़ा, मैं जामिया में आ गया था। जामिया से अपने ग्रेजुएशन शुरू की और अचानक से 2018 में मेरे वालिद साहब का दिल्ली से जाने का इरादा बना कि मैं अब जो है दिल्ली से छोड़ देंगे, तो अब घर चलते हैं, अब आगे की पढ़ाई घर पे होगी। अब आप समझिए कि जब आप 17 की एज में हो, 17-18 साल की एज में हो आप, और आपको ये समझ में आया कि अब दिल्ली छोड़नी पड़ेगी और पढ़ाई छूट जाएगी, क्योंकि पढ़ाई अब आप गाँव जा कर के या अपने होम टाउन जा कर के आप वहाँ करोगे। तो मैंने उस वक्त उनसे ज़िद की कि देखिए ऐसा है, दिल्ली में पढ़ना है, दिल्ली में पढ़ना भी है, काम भी यहीं करना है। तो वालिद साहब ने कहा कि भाई कैसे कर लोगे, दिल्ली में रहना, दिल्ली के खर्चे उठाना, दिल्ली का किराया देना, दिल्ली में खाना खाना, अपने आप में सब मुश्किल काम है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तुम सोच लो। हमारी ज़िद थी, नहीं कुछ भी हो जाए, पढ़ाई के साथ साथ काम भी करेंगे और हम अपने खर्चे पूरे कर लेंगे। तो वालिद साहब ने समझाया भी कि देखो बेटा, ऐसा मुश्किल होता है दिल्ली में रहना, खर्चे पूरे करना, किराया देना इवन अपने आप में घर का, स्टूडेंट लाइफ के साथ में पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको ये मतलब ज़िद छोड़ दो। हमने कहा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी ज़माने में मैंने टीचिंग स्टार्ट की, पहला सफ़र स्टार्ट किया और बहुत दिन और आज का दिन है कि दिल्ली ना छोड़िए। और फ़िलहाल तो अभी दूर दूर तक इरादा नहीं दिल्ली छोड़ने का, बाकी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह होती गई। जी, आपने दौरान तालीम ये सारी चीज़ें की थी। हाँ, मैं ग्रेजुएशन करते करते मैंने मतलब जॉब स्टार्ट कर दी थी और 12th पास हुआ था मैं। एज मेरी 18 नहीं हो पाई थी और मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा था वो सारे 18 प्लस थे, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था और उसकी शर्त ये थी कि जो बच्चा उसमें एडमिशन लेना चाहता है कंप्यूटर कोर्स में, उसकी एज 18 साल कम से कम होनी चाहिए थी। और मैं उनका उस्ताद था जो खुद की एज 18 नहीं थी। और ये बात मैंने उनको, जब मैं सिलेक्शन हो गया, मेरा पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने, बच्चे मुझसे मुतमईन हो गए, उसके बाद मैंने उनको बताया कि सर, जब उन्होंने बार बार फोर्स किया कि आप अकाउंट नंबर दीजिए दीजिए और अपनी डिग्री वगैरह दे दीजिए, ताकि हम जो है आपका फ़ीस वगैरह, उस आपकी सैलरी वगैरह जो है आपके अकाउंट में आएगी। तो मैंने उस वक्त उनसे कहा, मैंने कहा सर मेरी असल बात ये है, 18 एज नहीं है। तो वो चौंके, बोले ऐसे कैसे, यहाँ तो हमारे यहाँ तो स्टूडेंट कम से कम 18 साल का होना चाहिए था, आप तो एज अ टीचर 18 से कम के हो। मैंने कहा सर देखिए, अब आपकी मर्ज़ी है, आप रखना चाहो रखो, नहीं रखना चाहो तो कोई बात नहीं। बट उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट हम किसी और को लगाएंगे, आप पढ़ाते रहिए। तो हमने पढ़ाना शुरू किया। दौरान तालीम ज़रिए माश के लिए कुछ कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हम अभी दौरान तालीम ही हैं और इस पे अगर हम सोचते हैं कि हम तालीम भी हासिल करें और ज़रिए माश के लिए भी कुछ कर सकें, तो बहुत मुश्किल होता है। आपने ये सारी चीज़ें 18 साल की उम्र में कैसे मैनेज कर ली थी? देखिए, यकीनन पढ़ाई करना और पढ़ाई के साथ खर्च पूरे करना, और वो भी दिल्ली जैसे शहर में अपने खर्चे पूरे करना, मैं समझता हूँ कि किसी भी तालिबे इल्म के लिए, किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी माँ बाप के लिए ये बहुत बड़ा बोझ होता है। और मैं हमेशा उन बच्चों से कहता हूँ कि बेटे, आप पढ़ाई के साथ साथ अपना एटलीस्ट इतना मिनिमम सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लीजिए। आप 12th तक पढ़ाते हो, आप 12th तक पढ़ के आ चुके हो, आप ग्रेजुएशन जामिया में आ गए हो, तो अब आप 12th से कम छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए। आप आफ्टर कॉलेज कोई छोटा मोटा काम देख लीजिए, पार्ट टाइम काम देख लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग सीख लीजिए, कंप्यूटर सीख लीजिए, कुछ भी करिए, बट करिए। अगर आप ये समझते हैं कि मैं ग्रेजुएशन करूँगा, मास्टर्स करूँगा, उसके बाद करना शुरू करूँगा, तो माफ़ कीजिएगा, आज के इस दौर में तालीम हासिल मुकम्मल करने के लिए, बल्कि अगर आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, ग्रेजुएशन करने के लिए कई लाख रुपए खर्चा एक बच्चे पे आ जाता है। अगर आप किसी माँ बाप के भरोसे बैठे हो, तो माँ बाप के आपकी लिमिट्स है, उनके और भी बच्चे हो सकते हैं, उनके आपके अपने खर्च हो सकते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है वो सकता है, तो आपको अपना कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
और बेहतर इंसान वही है जो अपना अपना अपनी रीढ़ की हड्डी, अपनी कमर सीधी तभी उसी वक्त कर ले, बांध ले जिस वक्त वो तालीम में जैसे एंटर हुआ है, फ़ौरन वो ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दे, कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दे, कुछ भी करे, बट एटलीस्ट करे। वो नहीं करेगा तो उसकी आला तालीम हासिल करने में उसे बहुत दिक्कत आएगी। आप एकेडमिक से भी शायद जुड़े हुए हैं किसी, तो उस एकेडमिक के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे? यानी जो आपकी जो एकेडमी है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी, मतलब उसकी प्रिपरेशन भी करवाती होगी, उसके ताल्लुक से कुछ बताएं। फिलहाल मैं काफ़ी वक्त से हिंद गुरु एकेडमी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी, हिंद गुरु एकेडमी यूँ तो स्टडी पॉइंट के की एक, समझिए कि उसका एक साथ ही पार्टनर कंपनी है, और स्टडी पॉइंट इस ओखला में अलहमदिल्ला तकरीबन 27 साल से काम कर रहा है। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं अब हिंद गुरु का हिस्सा हूँ, और हिंद गुरु नीट जेई के लिए स्पेशलाइज कोचिंग करवाता है, और 5 साल में अलहमदिल्ला उसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। नीट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने दिए हैं। हमने मतलब 17 टीचर गवर्नमेंट सीट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 24 के सेशन में निकाली हैं। उससे पहले के सेशंस में हमने गवर्नमेंट सीट्स दी हैं। तो नीट जेई पे हमारा मोस्टली फोकस होता है। रही बात स्टडी पॉइंट की, स्टडी पॉइंट अलहमदिल्ला पिछले 27 साल से तकरीबन जामिया, एएमयू और तमाम एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत काफ़ी वक्त से वो कर रहा है। और अभी भी हम जो हिंद गुरु एकेडमी के साथ हैं, तो हिंद गुरु एकेडमी रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी चलाता है, जिसमें नीट की, जेई की तमाम कोचिंग देता है। रेजिडेंशियल बच्चियों के लिए अलग कैंपस है, बॉयज़ के लिए अलग कैंपस है। और अभी फ़िलहाल में हम नोएडा में अलहमदिल्ला 10 एकड़ में एक कैंपस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इतना बड़ा कैंपस जिसके अंदर आपको तमाम मतलब तालीम, रहना, खाना पीना, बच्चों की एक्सरसाइज, वर्जिश, क्रिकेट, स्पोर्ट्स के तमाम एक्टिविटीज़ सब कुछ होंगी। और एक ऐसा इदारा बनाने जा रहे हैं अलहमदिल्ला जो कोचिंग फ्री होगा। आज के दौर में क्या हो गया है कि बच्चा स्कूल जाता है, 8 घंटे स्कूल को दे के आता है, फिर उसके बाद कोचिंग को देता है। ऐसे ही पेरेंट्स पहले स्कूल की फ़ीस देते हैं कई लाख रुपए की, फिर कोचिंग को लाखों रुपए देते हैं। तो इससे नुकसान ये होता है कि बच्चे का पैसा भी जाता है, मेहनत पूरे दिन लगती है, पूरा दिन उसको यूटिलाइज़ करना पड़ता है, और उसके बावजूद उसका नुकसान क्या होता है कि वो अपना मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाता। हम जो कैंपस स्टार्ट कर रहे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा का, वो उसके अंदर सब चीज़ है। आप सुबह से शाम तक आइए, यही कोचिंग, यही स्कूल, यही क्वेश्चन, सब कुछ यहीं सॉल्व करेंगे उसके इंशाल्लाह। तो इस तरह का निज़ाम भी हम इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारा जो वक्त अपना कॉलेज में भी देते हैं, स्कूल में भी देते हैं, उसके बाद फिर वही वक्त जाकर के कोचिंग सेंटर में भी दें। ये सारा वक्त एक जगह पर लगाएं तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बिल्कुल वही हमारी सोच है कि बच्चा बार बार 10 जगह ना जाए, पहले स्कूल को टाइम देता है, फिर कोचिंग को देता है, वो सब ज़रूरत ना पड़े। जी, मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि हमारे मारूफ साहब जो हैं, अकेडमी से भी जुड़े हुए हैं, बिज़नेस भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिक्स में भी अच्छा वक़्त इन्होंने गुज़ारा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहले किस चीज़ के बारे में सवाल करूँ। मैं आपसे पॉलिटिक्स के बारे में भी जानना चाहूँगा कि आप कब से जॉइन किए हुए हैं पॉलिटिक्स? देखिए, पॉलिटिक्स वैसे तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे खून में है, क्योंकि घर ख़ानदान में किसी ने सियासत नहीं की, पहले कभी नहीं की। बट ये रहा कि सियासी लोकसभा उठ बैठ रही, और सियासत का सफ़र भी मेरा बहुत मतलब बहुत अच्छा सा है। उसका रीज़न मैं बताऊँ आपको कि 2013 में मैं दिल्ली आया, और मैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गया। तो मैं और मेरे वालिद साहब एडमिशन लेने के लिए गए। तो स्कूल ने हमें बाकायदा, मैंने जो इनका हेड ऑफिस, नोडल ऑफिसर पढ़ा था डिफेंस कॉलोनी में, वहाँ से लिखवा लिया था। और नोडल ऑफिसर के लिखने के बावजूद स्कूल ने मुझे एडमिशन लेने से मना कर दिया। ये कहा कि आप दिल्ली से बाहर के, आपका एडमिशन नहीं हो सकता। इत्तेफाकन स्कूल से जब बाहर निकलने लगे तो मुझे मेरे वालिद साहब की दुआ सलाम हुई अमानतुल्लाह खान से, जो आज माशाल्लाह विधायक हैं। उस ज़माने में विधायक नहीं थे, नॉर्मली एक सोशल वर्कर थे। तो उन्होंने उनसे दुआ सलाम हुई। वालिद साहब से पूछा कि भाई कैसे आना हुआ। वालिद साहब ने बताया कि भाई इसके एडमिशन के लिए आए थे, तो हो गया। तो हमारे वालिद साहब ने कहा कि नहीं हुआ। अमानत साहब ने मुझसे पूछा कि कितने मार्क्स आपके, तो मैंने उनको बताया कि साहब 86% है। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छी है, तो एडमिशन क्यों नहीं हुआ? मैं कहा वो कह रहे हैं कि आप दिल्ली के नहीं हो। तो बोले उनकी ऐसी की तैसी, ऐसा कैसे नहीं होगा। वो अंदर गए, अंदर जाके उन्होंने मेरी मार्कशीट उनके टेबल पे फेंकी। बच्चे का एडमिशन क्यों नहीं हुआ? सर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, हुआ क्यों नहीं? नहीं सर हो जाएगा। तो उस ज़माने में एडमिशन हो गया। अब एडमिशन के फ़ौरन बाद अमानत साहब इलेक्शन लड़ लिए। अब मेरी उम्र तो 12-13 साल की मेरी उम्र थी। तो अमानत साहब इलेक्शन लड़े तो हमारे ऊपर एक कर्ज़ था। कर्ज़ ये था कि भाई मेरा उन्होंने एडमिशन करवाया था, तो हम अमानत साहब का सपोर्ट करने के लिए मैदान में उतर गए। उनकी रैलियों में, मीटिंगों में, सब में हम साथ में जाने लगे। इत्तेफाकन की बात है कि वो चुनाव, चूँकि ये एलजेपी से लड़ रहे थे, पासवान साहब की पार्टी से, तो चुनाव में शिकस्त हुई, बहुत अच्छे वोट नहीं मिले और नहीं हुआ। किस्मत का तारा चमका कि वही शख्स दोबारा 1.5 साल के बाद दिल्ली में उपचुनाव, दोबारा से चुनाव हुए सरकार के, और अमानत साहब को आम आदमी पार्टी का जो है टिकट दे दिया गया। अब चूंकि हमने पिछली बार तो किया था एहसान का बदला उनको वोट से दिया था,
और अगली बार हमारी जिम्मेदारी बन गई थी कि भाई आम आदमी पार्टी ने अच्छा वोट लेके आई है, सब अच्छा किया है, तो हम अमानत साहब के साथ एज इट इज़ फ्लो में चले गए, मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। और अमानत साहब जब इलेक्शन ख़त्म हो गया, जीत के आए, तो सबसे पहली टोपी मैंने उनको पहनाई। मैं कहा जी आज से जो है ये टोपी, तो उन्होंने, चूँकि मेरे सर पे टोपी लगी हुई थी आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने उतार के मैंने उनके सर पे रखी। मैंने कहा साहब आज आपको इंशाल्लाह जीत मुबारक। बोले पक्का? अरे मैंने कहा मानस भाई इंशाल्लाह इस बार कोई रोकेगा नहीं आपको। ये उस ज़माने की बात है कि हमारी उम्र 13-14 साल की थी। मैंने कहा भाई आपको कोई नहीं रोकेगा, इंशाल्लाह आप जीत गए। बोले भाई, तब पूरी महफिल में मैं छोटा सा अकेला बच्चा में ही था, तो लोगों ने कहा भाई बच्चे मन के सच्चे, अगर लड़के ने कह दिया जीत गए आप, इसका मतलब जीत गए आप। अच्छा अलहमदिल्ला इलेक्शन बहुत अच्छा जीते, 70,000 वोट के मार्जिन से अहमद भाई इलेक्शन जीते। तो वहाँ से सियासत में एंट्री हो गई। चलते चलते जब ग्रेजुएशन में पहुँचे, तो हम जामिया में जब हमारे साथियों के साथ गए, तो बहुत सारी यूनिटी पहले से थी हमारे दोस्तों में। ऐसा लिखने के शौकीन थे, सोशल मीडिया पे हमेशा लिखते थे, तो हमारे, हम तो उनको अपना जामिया का बुज़ुर्ग कहते हैं कि नकी भाई ने हमसे कहा कि भाई तुम अच्छा लिखते हो तो साथ आ जाओ, कुछ करते हैं। वो जामिया में बहुत एक्टिव थे माशाल्लाह से। तो हमने कहा भाई ठीक है हम करते हैं कुछ। उसी ज़माने में आतिशी मैम जो अब तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं मुख्यमंत्री, उनको वहाँ से निकाल दिया गया। उपराज्य ये मनीष सिसोदिया जी के यहाँ पे जो है एडवाइज़र थी, सिक्योरिटी उनके एडवाइज़र और एजुकेशन एडवाइज़र, उनको वहाँ से निकाल दिया गया। तो हमें किसी साहब ने कहा कि भाई जो है अब जामिया में आप चूँकि एक्टिव हैं और आतिशी मैम इलेक्शन लड़ेंगी, तो आप लोगों को सपोर्ट करना है। तो ये जर्नी चलती रही। तो सियासत की एंट्री तो हमारी जो है वो अमानत भाई के, समझ लीजिए कि उन्होंने चूँकि एडमिशन करवाया था हमारा, तो हमने वहाँ से एंट्री कर ली, इसलिए आज चल रही है ज़िंदगी। अब कहाँ तक जाती है ये तो बड़ी अलग चीज़ है। आगे देखेंगे इंशाल्लाह। पॉलिटिक्स जो आम आदमी होता है, पॉलिटिक्स को सुनता है और उसके बारे में जानता है, तो फिलहाल इस दौर में एक खौफ आता है, यानी जो पॉलिटिशियन होते हैं। ये जो पॉलिटिक्स है, इसको आप क्या समझते हैं? मतलब प्रोफेशन समझते हैं या फिर लोगों की सर्विस, या लोगों की खिदमत अंजाम देना? देखिए मेरा ये मानना है कि जब आप कुर्सी खाली होती है, किसी सत्ता की कुर्सी खाली हो, किसी घर की कुर्सी खाली हो, किसी कोई भी ऑफिस की कुर्सी खाली हो, तो खाली होगी तो कोई तो बैठेगा। और अच्छे लोगों को सियासत में ना आने का नुकसान ये होता है कि कोई कमज़र्फ उस कुर्सी पर आके बैठ जाता है। तो उसमें गलती किसकी होती है? आपकी है कि आपने उस कुर्सी को खाली छोड़ा क्यों। तो सियासत करिए, सियासत बहुत ज़रूरी है, लेकिन सियासत का मतलब ये ना हो कि आप अपना ज़मीर बेच दो, आप अपने ज़मीर का सौदा कर लो, आप अपने उसूलों से हट जाओ, आप किसी के सामने नतमस्तक हो जाओ। ये सियासत का उसूल नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल आइए, लेकिन कौम के लिए आइए। आप अपने ज़ाती मफाद के लिए ना आए, ज़ाती मफाद है मेरा इसलिए सियासत में आए, नहीं। कौम को आपको उससे क्या फ़ायदा है, आपकी सियासत से कौम को क्या फ़ायदा है? अगर वो आप अप्रोच कर सकते हो तो फिर आपको सियासत में आना चाहिए। और इसलिए में आना चाहिए कि अगर आप उस कुर्सी पर नहीं होंगे तो कोई जालिम हुक्मरान, आप जैसे आज लोग बैठे हुए हैं, लोग बैठेंगे। मौका किसने दिया? मैंने और आपने। अगर आप उस कुर्सी के काबिल थे तो आपको उस कुर्सी पर बैठ जाना चाहिए था। मारूफ साहब, आपकी जो पॉलिटिकल जर्नी है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है, लेकिन मैंने आपको ओवैसी साहब के साथ भी देखा है। मैंने आपके बारे में रिसर्च किया तो पता चला कि कुछ दिनों के लिए या कुछ वक्त के लिए आप एमआईएम से भी जुड़े हुए थे। तकरीबन 1.5-2 साल मैंने तकरीबन एमआईएम को दिया है, और बहुत अच्छा सफ़र में उनके साथ रहा। चूँकि मैंने अलहमदिल्ला दिल्ली में काम किया, उत्तर प्रदेश में उनके लिए काम किया, उनके साथ गया, कई सारे इलाकों में मैं उनके साथ, उत्तर प्रदेश के मतलब अच्छे इलाकों में गया हूँ। पूरा यूपी इलेक्शन में ऑलमोस्ट साथ में रहा हूँ। दिल्ली का एमसीडी इलेक्शन तो मैंने खुद ओवरऑल लीड किया है, क्योंकि उस ज़माने में मैं दिल्ली प्रदेश में जिम्मेदारी मेरी थी और मैं आइट से इंचार्ज था दिल्ली का। तो काम तो मैंने मतलब अच्छा किया उनके साथ काफ़ी। जी, वजह क्या थी? आपका पहले आम आदमी पार्टी में थे, उसके बाद फिर एमआईएम में गए और अभी फिर से आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। देखिए अभी तो खैर फ़िलहाल तो मैं कहूँगा कि अभी तो फ़िलहाल मैं अमानत भाई से जुड़ा हुआ हूँ, चूँकि मैं गया था उनके साथ तकरीबन दिल्ली दंगे के बाद, हम लोग इनएक्टिव थे। क्योंकि दिल्ली दंगे में अमानत भाई ने जो काम किया इलेक्शन में, उसमें दंगों के दौरान, वो माशाल्लाह बहुत काबिल तारीफ़ था। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और तमाम तरह से वो, ख़ासतौर से जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए तो उनकी बहुत अहम इंपॉर्टेंट रोल रहा। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं पार्टी से हमें कुछ नाराज़गियाँ थी, सीएनआरसी के प्रोटेस्ट को लेकर नाराज़गियाँ थी, सीएनआरसी के बाद कुछ नाराज़गियाँ उनसे थी, तो दिल्ली दंगे में नाराज़गियाँ थी, कोविड की नाराज़गियाँ थी। तो तमाम नाराज़गियों की वजह से हमने उनसे इनेक्टिव थे। फिर मेरे, चूँकि सियासत के तौर पे मैं एक साहब को बहुत पढ़ता था, आर्टिकल्स उनके बहुत पढ़ता था, और वो आज मेरे अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद हैं। नाम है, आप तो अक्सर लोग वाकिफ़ हुए, कलीमुल हफ़ीज़ साहब के साथ में कनेक्टेड था। तो चूँकि मैं उनको काफ़ी टाइम सोशल मीडिया पे पढ़ता था, उनके आर्टिकल्स पढ़ता था, और वो एमआईएम में चले गए, एमआईएम के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बन गए वो। जब वो बन गए तो मैंने उनको मुबारकबाद दी,
और उन्होंने खुसूसन मुझसे ये कहा कि भाई हमें आपका साथ चाहिए, हम ये चाहते हैं कि आप अपने सर्विसेज, आप अपनी सेवाएं, अपनी खिदमत हमारे साथ दें और हमें हर हाल में आप चाहिए। तो मैं काफ़ी वक्त तक उनको टालता रहा। मैं चूँकि दिल्ली में नहीं था, मैं कोविड के टाइम राजस्थान में था, बट उनकी ज़िद थी कि नहीं नहीं नहीं, आपको हमारे साथ देना है और आपको हमारे साथ काम करना है। अब जाहिर बात है, चूँकि इतना काबिल आदमी हो कि जिनको आप पढ़ते हो, जिनके बारे में आप बात करते हो और उस आदमी के साथ काम करने का मौका मिले, तो आप कहाँ पीछे हटेंगे। मुझे तो जब मौका मिला तो मैं तो कुछ दिन तो मैं टालता रह गया था, सियासी तौर पर नहीं आना चाहता और पार्टी ज्वाइन करना नहीं चाहता। लेकिन जब उनका हुक्म हुआ कि नहीं साहब आपको आना ही पड़ेगा, और उन्होंने मतलब पहले तो पूछ रहे थे, बाद में हुक्म कर दिया कि आपको आना पड़ेगा और आप आ जाइए, तो फिर हम आ गए। आके उन्होंने हमें दिल्ली की ज़िम्मेदारी दी, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िम्मेदारी पूरी निभाई। तो 1.5-2 साल तकरीबन उनके साथ रहा मैं। फिर कलीम साहब चूँकि पार्टी से आउट कर गए, तो हमने कहा अब हमारा सफ़र भी इनके साथ था, ये थे तो हम थे, अब ये चल दिए तो हम भी चल दिए, इसलिए फिर हम वहाँ से चले गए। लेकिन जैसे ही दिल्ली का इलेक्शन आया और हमें लगा कि अमानतुल्लाह खान साहब को हमारी ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था और ये सीट ऐसी थी जो बहुत पेच फंसी हुई थी। अब इत्तेफाकन यहाँ पे तमाम ज़ोर लगाया गया, तमाम पार्टियों ने ज़ोर लगाया, सियासी ज़ोर लगाया, और अमानत साहब का जीतना इसलिए ज़रूरी था कि एक वाहिद आदमी है जिसने दिल्ली दंगों में सबसे ज़्यादा काम किया था, कोविड में काम किया था, दिल्ली दंगे में काम किया था, इलाके के हालात अच्छे करने में काम किया था, इलाके को बहुत बेहतर बनाने में काम किया था, इलाके की सड़कें बनवाई थी, गलियाँ बनवाई थी और बहुत कुछ उन्होंने किया था। फिर उन्होंने जब हमारी वो हुआ कि भाई दिल्ली का इलेक्शन आ रहा है और उनकी तरफ से भी हुक्म हुआ कि भाई आपको साथ देना है हमारा, और उसी ज़माने में हमारी, चूँकि मैंने आपसे बताया कि मैंने आतिशी मैम के साथ काम किया है, तो उसी ज़माने में आतिशी मैम मुख्यमंत्री थी। अब जाहिर बात है, मुख्यमंत्री अगर आपको इनवाइट करे काम करने के लिए अपने साथ में कि आप आइए हमारे साथ काम करना है आपको, तो ताल्लुकात थे ही, गहरी दोस्ती थी पहले वाली, तो आना पड़ा, आ गए। तो दिल्ली के इलेक्शन फिर मैंने 2 सीटें स्पेशलाइज मैंने अपने खुल के साथ दिया, जिसमें से एक कालका जी थी जो खुद चीफ मिनिस्टर आतिशी जी की थी, और उसके बाद जो है दूसरी सीट अमानतुल्लाह खान साहब की थी। यहाँ इन्होंने मुझे पूरी इलेक्शन की जिम्मेदारी दी, कैंपेन की जिम्मेदारी दी, मैंने अलहमदुल्ला उसको बखूबी निभाया और हमें अपने आप में सेल्फ प्राउड कर सकते हैं, फ़ख्र कर सकते हैं कि भाई हमने 2 सीटें लड़े हम और दोनों हमने जीत ली। और उस ज़माने में जीत ली जिस ज़माने में पूरी सरकार गिर गई, सत्येंद्र जैन जी हार गए, मनीष सिसोदिया जी हार गए, अरविंद जी हार गए, मतलब बड़े लोग पार्टी के दिग्गज हार गए। उसके बावजूद हमने 2 सीटें बहुत आसानी से सिक्योर की, जबकि आपको पता है ओखला की सीट इस तरह पैच में फंसी हुई थी और हमारे पुराने हजरत जी जो है ओवैसी साहब का माशाल्लाह पूरा जोर था, तो ऐसे ज़माने में सीट निकालना बहुत मुश्किल था। अब जो इलेक्शन इससे पहले हुआ है उसमें आप बहुत एक्टिव रहे हैं। कालकाजी की बात करें या फिर ओखला की बात करें, दोनों में आप बहुत एक्टिव रहे हैं और आपको देखकर ये सवाल आ रहा है, जहन में उठ रहा है कि फिलहाल नौजवान जो हमारे हैं, उन हमारे नौजवानों को पॉलिटिकल अवेयरनेस कितनी होनी चाहिए, यानी उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में एक्टिव होना चाहिए या जैसे नहीं? मैंने इसी बात पे शुरुआत में बात कही कि जब आप सियासत में अच्छे लोगों को ना आने का नुकसान ये होता है कि कमज़र्फ आप पे हुकूमत करने लगता है। आज मुसलमानों के साथ मामला पता क्या है, मुसलमान, माफ़ कीजिएगा मैं किसी को पर्सनलाइज टारगेट नहीं कर रहा, बट हमारे साथ कौम का पूरी अलमिया ये रहा कि जो अच्छी चीज़ रही हमेशा, जहाँ से हमें पावर मिलती, जहाँ से हम चीज़ें कैप्चर करते, हमने वहाँ से अपने आप को बरी कर लिया। हम एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं गए, वहाँ हलाल हराम काम होते हैं, हम नहीं गए। हम पुलिस में नहीं गए, इसलिए नहीं गए कि हलाल हराम काम होते हैं, वहाँ झूठ बोलना पड़ता है, वहाँ सरकार की वो करनी पड़ती है, हम नहीं गए। हम वकील नहीं बने कि झूठ बोलना पड़ता है, हलाल हराम पे आ गए, हमने जो है वकालत छोड़ दी। हम जज नहीं बने चूँकि हम अपने आप को उस फील्ड के काबिल नहीं समझते थे, हमें लगता है वहाँ भी नाइंसाफ़ी हमसे हो जाएगी। तो जब आप सारी कुर्सियाँ छोड़ दोगे तो कोई तो कमज़ोर मुसल्लत होगा ना उस पर। अगर आपका अपना हुकूमत करने वाला हाकिम नहीं होगा आपका, तो कोई तो हुकूमत आप पे करेगा। तो वो लोग हुकूमत कर रहे हैं जो आज कर रहे हैं। आज आपके जज नहीं होंगे तो आज आपके फैसले देख लीजिए आपके साथ क्या क्या हो रहे हैं। आज आपके वकील नहीं है कोर्ट में तो आपकी बात रखने के लिए कोई वहाँ पे मौजूद नहीं है। आज आपका थाने में कोई आदमी अगर नहीं है तो आज जब आपके ऊपर जुल्म होता है तो आप थाने में भी आपकी जो है मौत हो जाती है, थाने में जेल के अंदर आपको मार दिया जाता है, जेल के अंदर कस्टडी में मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके लोग वहाँ पर नहीं हैं। तो यही हाल सियासत का है कि सियासत में जब आप नहीं हो तो कमज़र्फ लोग आप पे हुकूमत करने लगते हैं। कमज़र्फ लोग आपको जो है वो आपके मामला तय करने लगते हैं। मतलब 3 तलाक किस तरह से होगी ये हुकूमत तय करने लगती हैं। शरीयत में क्या आप शादी कब करोगे ये हुकूमत तय करने लगती हैं। आप क्या खाओगे ये हुकूमत तय करने लगती है। आप क्या पहनोगे हुकूमत तय करने लगती है। क्यों करने लगती है? जो कि आपने अपने आप को सियासत से बरी कर लिया। और जब आप सियासत से बरी कर लोगे अपने आप को सियासत से दूर कर लोगे तो फिर वो कमज़र्फ लोग सियासत करेंगे और वो कर रहे हैं। और इसी वजह से आज आपका और हमारा जो नुकसान है वो सबसे बड़ा नुकसान यही है। तो हर नौजवान को इतना सियासी एक्टिव इतना होना चाहिए कि जहाँ आपकी ज़रूरत हो आप वहाँ मौजूद रहें।
लेकिन अगर आपने छोड़ दिया, कह रहे नहीं ये क्या करना है, ये तो सियासी लोग, सियासत वालों का काम है, तो फिर सियासत में फिर वो करेगा जो कर रहा है, वो भ्रष्टाचार करेगा, वो करप्शन करेगा, चोरी करेगा, लूटेगा, खाएगा और आपको बिल्कुल दरकिनार कर देगा। जो आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का हाल है, उसका रीज़न यही है कि मुसलमानों ने अपने आप को सियासत से दूर कर लिया। मुसलमान जो कि हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। आप इतनी बड़ी आबादी हो, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बहुत फ़ख्र से कहता हूँ, इस्लाम मुकम्मल दीन है, मज़हब नहीं है, रिलीजन नहीं है, खाली मुकम्मल दीन है। एक ऐसा मज़हब जो सुबह रात में सोने के आदाब से लेके, सुबह उठने के आदाब से लेके, वॉशरूम जाने के आदाब से लेके, नमाज के आदाब, रहने के आदाब, जीने के आदाब, खाने के आदाब, सोने के आदाब, शादी के आदाब, शादी के बाद के आदाब, बच्चों के आदाब, बच्चों की परवरिश के आदाब, तालीम के आदाब, हर चीज़ मुनज़्ज़म तरीके से सिस्टम से सिखा रहा है। और एशिया, यूरोप, अमेरिका, आपका गल्फ़, सऊदी अरब या इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश, किसी भी चले जाओ दुनिया में, सब जगह एक तकबीर दी जाती है कि आप इंडिया का आदमी नमाज पढ़ रहा है तो वो तकबीर किसी भी मुल्क, किसी कोने में जाकर नमाज पढ़ ले, एक तकबीर से रुकू में जाएगा, एक तकबीर से सजदे में जाएगा, एक तकबीर सजदे से उठ जाएगा। तो इतना मुनज़्ज़म जिस जो मज़हब हो, जो दीन हो, मुकम्मल दीन हो, आप उसको छोड़ करके वो आप, अच्छा आप ही बताइए, इस्लाम में तो हुकूमत भी की गई है, इस्लाम ने खूब हुकूमतें की हैं, तो मुसलमानों ने, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों ने क्यों अपने आप किससे डरने लगे, और डरते डरते सियासत से बाहर हो गए। और सियासत से बाहर होने का नुकसान यही कह रहा हूँ कि आपके हालात इतने बुरे हो गए हैं कि आप दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद ना आपका रिप्रेजेंटेशन करने को कोई तैयार है, ना आपका नाम लेने को कोई तैयार है, ना आपका नाम पूछने को कोई तैयार है, बल्कि आपके खिलाफ सारे फैसले के लिए आ रहे हैं। आज SIR के नाम पे आपको जो है वो डराया जा रहा है, आज NRC के नाम पे आपको डराया जा रहा है, आज आपको अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ रही है। क्यों भाई? ये इसलिए करनी पड़ रही है जो कि आपने सियासत से अपने आप को दूर कर लिया। यही बात आज़म खान साहब ने नहीं कही थी। आज़म खान साहब के पास कोई गया था, उन्होंने सवाल किया, तो आज़म खान साहब ने कहा था उस वक्त कि जब इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग बैठी थी तो वहाँ पर मुसलमानों की में से कौन था। हालांकि इंडिया गठबंधन में अगर देखो तो जो सपा, जो SP जो पार्टी है, उसमें अगर देखा जाए तो मुसलमानों के दूसरे नेता भी हैं, लेकिन वहाँ पर इंडिया गठबंधन में कौन था, वहाँ पर उन्होंने सवाल किया था। इसलिए नहीं था ना कि आप बन गए हो सियासी अछूत। आप अगर किसी के साथ खड़े हो जाओगे तो सामने वाला आदमी की इज्जत कम हो जाएगी, ऐसा वो समझता है। तो जब भी वो इस तरह की मीटिंग करता है, चाहे वो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग कर ले, चाहे वो पार्लियामेंट की मीटिंग कर ले, चाहे वो सियासी इलेक्शन की मीटिंग कर ले, तो मुसलमानों को उस बिल्कुल आखिरी दाने पर रखता है। इसलिए लगता है कि इनको साथ मत देना, इनको साथ लोगे तो नाम खराब हो जाएगा हमारा, लोग हमें टारगेट कर लेंगे कि तुम मुसलमान हो गए हो, इसलिए हमें दूर रखते हैं। और आज हमें इतने दूर हो गए हैं कि अब हमारा कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई नहीं है, हम ना घर करे ना घाट करे। और उसका रीज़न यही है कि आप जब तक हुकूमत के साथ या सिस्टम के साथ, सिस्टम में हिस्सेदारी नहीं लोगे, तब तक ऐसे ही दरकिनार किए जाओगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसकी मिसाल अगर हम लेना चाहें तो बिहार इलेक्शन में भी ले सकते हैं। यानी ओवैसी साहब ने कुछ जो सीटें मांगी थी, उसमें उन्होंने, यानी जो CM का जिन्होंने ओहदा कह रखा था कि मैं संभालूंगा, आप जानते हैं मैं नाम लेना चाहूँगा, तो उन्होंने उतना भी सीट नहीं दिया था जितना ओवैसी साहब ने मांगा था। हालांकि उनका रिजल्ट अच्छा आया था। नहीं, मसला सिर्फ ओवैसी साहब के सीट लड़ने जीतने का नहीं है, क्योंकि ओवैसी साहब की खाली 5 सीटों से हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि जब आप उसमें होते हो, पार्लियामेंट में, सदन में होते हो, तो सदन में जब बिल बनाए जाते हैं तो 5 लोगों से बिल नहीं रुकते। वक्फ बोर्ड के खिलाफ जितने वोट पड़े वो खाली मुसलमानों के वोट नहीं थे, वो दूसरों के भी वोट थे। जब 3 तलाक के शरीयत के खिलाफ बिल लाया गया तो खाली मुसलमानों के वोट ऑपोजिट में नहीं थे, गैर मुस्लिम्स के भी थे। तो सियासत करने का मतलब ये नहीं है। असल मुसलमानों के साथ अलमा में थोड़ा मसला एक और है, जिसकी मैं शिकायत हमेशा करता हूँ, कि हमने हमेशा सत्ता से दुश्मनी की है। जो हुकूमत में आया हम उसके दुश्मन हो गए, हमने मुखालिफत की है, हमने उससे कहा कि नहीं तुम तो गलत कर रहे हो, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो। इसका नुकसान ये हुआ कि तमाम सियासी पार्टियों ने हमें दरकिनार कर दिया। अब अकेले मैं 5 सीट जीत भी लूँ, 10 सीट जीत लूँ, जिस दिन मेरे खिलाफ कानून बिल आएगा उसके अंदर, सदन के अंदर, उस दिन मेरे खिलाफ वोट कौन करेगा, मेरे साथ में वोट कौन करेगा? तो खाली 5 सीट से इतना मसला नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि मुसलमानों को की हिस्सेदारी निभाने में, मुसलमानों का नाम लेने में, मुसलमानों का जिक्र करने में लोगों को तकलीफ होती है। आज अल्पसंख्यक बना लिया है कि जी कौन आप जो अल्पसंख्यकों के नेता हैं। अल्पसंख्यक नेता क्या होता है? मुसलमान नेता क्यों नहीं कहते हो? नहीं कहता, डरता आदमी, नहीं नहीं मुसलमान नाम नहीं लेना। अल्पसंख्यक को पीड़ित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन लोगों नेताओं के ट्वीट आते हैं, उसमें कहते हैं अल्पसंख्यकों पर जुल्म किया जा रहा है, मुसलमान नाम को नहीं लेता। अरे खुल के कहोगे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है,
हर एक पार्टी उसको मोहरा बनाकर इस्तेमाल करना चाहती है, यही कह सकते हैं। बिल्कुल, वो आपको आपके कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहती है। मारूफ साहब, यहाँ बात आई मुसलमानों की, जो हिंदुस्तान में मुसलमान दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। तो अगर सोच लिया जाए, जहन में सवाल भी आता है कि क्या हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत होनी चाहिए या नहीं, मतलब वो मुमकिन है या नहीं मुस्लिम क़यादत अगर देखी जाए तो? देखिए, सवाल ये है कि अगर आप ये समझें कि आप किसी भी मुल्क में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, अगर आप ये समझें कि मैं मुस्लिम लीडरशिप के नाम पर अकेला एक तरफ़ा काम कर सकता हूँ, तो ये वही मामला होगा जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई पहले और मुल्क के 2 हिस्से कर दिए गए। तो सारे मुसलमानों की तरफ कर दिया गया और वो आज लेकर के वो, जैसे कहते हैं कि बंदरों के हाथ में अगर गाड़ी दे दी जाए तो वो चलाने तो आएगी नहीं। तो आज हमारे पड़ोसी मुल्क ने यही किया कि उसने हमारा नुकसान तो किया ही किया, हमारे 2 हिस्से करवा दिए, करवा के ले लिए, चलाने नहीं आती। तो आज वो इतने पीछे रह गए हैं, आज वो इंडिया से तो बहुत पीछे हैं, आज उनके हालात अच्छे नहीं हैं। उसके बावजूद उनके, लेकिन उसी में खुश है कि हमने ले लिया। ये कि आप ही बताइए, अगर विधानसभा में कोई बिल आता है, सदन के अंदर कोई बिल आता है, अभी आप कुछ वक्त पहले का देख लीजिए, वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो है बिल आया। अगर मैं ये समझूँ कि मैं मुस्लिम क़यादत करके, मुस्लिम लीडरशिप करके 20 MP, 30 MP, 40 MP, 50 MP मुसलमान ले आऊँ, क्या मैं मेजोरिटी में आ जाऊँगा? तो अगर मैं सिंपल ओनली मुस्लिम एक तरफा कर लेता हूँ कि सिर्फ ठीक है मुसलमान विधायक रखूँगा, मुसलमान सांसद रखूँगा। आप मान लीजिए बिहार के अंदर आपने 10 विधायक विधानसभा जीत ली हैं, जिस दिन मेरे खिलाफ बिल आएगा विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर भी मेरे खिलाफ बिल आएगा, तो मेरी हिमायत में कौन खड़ा होगा? ये खाली मेरे 100 MP, ये 100 MP खड़े होकर तकरीर कर लेंगे लेकिन वोट नहीं दे पाएंगे। और जिस दिन वो चाहेगा, अगर आप इसी पे आ जाओगे कि नहीं साहब मुस्लिम मेजोरिटी का वोट एक तरफ, तो वो 450 तो एक तरफ होंगे, 400 450 लोग तो उस तरफ होंगे, तो वो तो फिर भी आपको मेजोरिटी में जीत जाएंगे आपसे। लेकिन आप ये समझो कि मैं अपने ही हिसाब से 5 सीटें, 10 सीटें, 20 सीटें ला करके, और ये समझो कि मैंने बहुत फतह कर ली है। आपने फतह नहीं की है। जिस वक्त कोई भी बिल पास होता है वहाँ मेजोरिटी चाहिए होती है। अगर आपको डेमोक्रेसी में काम करना है तो आपको ज़ोरान ममदानी के बारे में आपने सुना होगा, न्यूयॉर्क में उसने इतिहास रचा है। 9% मुस्लिम वोट है, 9% मुस्लिम वोट होने के बावजूद भी वो आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। किससे बना? मेजोरिटी से बना है। तो मेजोरिटी से ही काम करना पड़ेगा। आपको जो साथ से छूट गए आपके, उनको साथ लाना पड़ेगा कि देखो हम साथ में आ जाएंगे आपके, लेकिन सीट हमारी इन शर्तों पर होंगी, तो वो आपके साथ वोट देगा। और मैंने कहा कि वक्फ बोर्ड पे खाली मुसलमान नेताओं के वोट नहीं दे कि 5, 10, 15, 20 MP के वोट हों। 235 से ऊपर समथिंग जो है उनके वोट पड़े थे उनके उसके खिलाफ, वक्फ बोर्ड के खिलाफ। गैर मुस्लिमों के तो थे, उन्होंने तो आपके लिए आवाज़ उठाई थी। CNRC का बिल आएगा, CA पे बहुत सारे वोट उनके खिलाफ पड़े, किसके पड़े? दूसरे लोगों के। तो आप मेजोरिटी को दरकिनार करके या बड़ी एक आबादी को दरकिनार करके ये सोचो कि नहीं हम खाली एक सिंगल हुकूमत बना लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। और इस मुल्क में पॉसिबल नहीं है। इस मुल्क में आप उन्हीं के साथ मिलके, उन्हीं के कंधे पे रख करके फिर काम करना पड़ेगा, तब तो पॉसिबल है। आज़म खान के रहते हुए मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं दी, उसने होने नहीं दी, लेकिन वो उसके पास पार्टी का सपोर्ट था। अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली दंगे में काम किया, यकीनन उनकी पार्टी ने उसके साथ उनका क्या 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 नहीं किया वो बात की बात है, लेकिन किसकी वजह से थे? विधायक किसने बनाया था? आम आदमी पार्टी ने बनाया था। वक्फ बोर्ड को चेयरमैन किसने बनाया था? आम आदमी पार्टी ने बनाया था। दिल्ली दंगों में जो सारा काम किया किसके दम पे किया? सरकार थी उनकी सत्ता में, इसलिए काम किया। तो जब आप पावर में होते हो तो काम करते हो ना। मैंने देखा कि मुसलमानों ने सबको मुखालिफ बना लिया है। मैं तेजस्वी मुख्यमंत्री ना बने तो कौन बनेगा? पता नहीं किसी को भी। आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मत बनाओ, हम भी नहीं कह रहे मत बनाओ, लेकिन किसको बनाओगे किसी को नहीं पता। अरविंद केजरीवाल ना आए, ठीक है, नहीं आए तो कौन आएगा ये नहीं पता किसी को भी। वहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं आनी चाहिए राजस्थान में, किसकी आएगी ये नहीं पता। अरे भाई, जब जो आपके साथ खड़ा हो सकता है या आपके साथ नरमी बरत सकता है या आपके साथ कम कर सकता है, वो तो आना ही नहीं चाहिए। कौन आना चाहिए बोले हमें नहीं पता, बस बीजेपी नहीं आनी चाहिए। जी, वक्फ बिल की आपने बात की। जब वक्फ बिल आ रहा था या इसी तरीके से दूसरे NRC वगैरह की अगर बात करें, तो वहाँ पर पार्लियामेंट में ओवैसी साहब की एक वीडियो वायरल हुई थी कि उन्होंने जो बिल आया था वो फाड़ दिया था। उससे हमारे नौजवान जो हैं वो वीडियो देख करके उनको मोटिवेशन मिलता है, उनको थेरेपी मिलती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जो उन्होंने बिल फाड़ा था तो उनकी अपनी मुखालफत रही है? नहीं, ओवैसी साहब बहुत बेहतरीन काबिल लीडर है। आज भी उनके दौर का, उनके टक्कर का कोई आदमी पार्लियामेंट में नहीं है। मैं पर्सनली उनकी बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो स्टूडेंट लीडरशिप में रहा हूँ। हमने तो खुद उनके बिल फाड़ने के बाद हमने जामिया के अंदर पहला प्रोटेस्ट किया। पहला, उससे पहले हमें भी नहीं पता था कि बिल कितना खतरनाक है। ओवैसी साहब ने जब पार्लियामेंट के अंदर बिल फाड़ा तब हमें आइडिया हुआ कि अच्छा ये तो वाकई खतरनाक है। जब उन्होंने बिल फाड़ा तो हम उसके लिए एक्टिव हुए, हमने जामिया में पहला प्रोटेस्ट किया, जबकि हम खुद आम आदमी पार्टी से थे।
लेकिन फिर भी लेकिन चूंकि हम ओवैसी साहब ने बिल फाड़ा था, हमें उसकी सच्चाई समझ में आई कि हाँ ये वाकई नुकसानदेह हो सकता है, तो हमने किया। तो मसला मेरा सिर्फ खाली ओवैसी साहब नहीं है। जो अच्छी बात रखे, अच्छी बात है, करे चुननी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस वालों ने वोट नहीं दिया आपको वो बोर्ड के खिलाफ, सीएनआर के खिलाफ कांग्रेस ने वोट नहीं दिया, समाजवादी ने नहीं दिया, साहब सबने दिया है। तो अगर सबने दिया तो आप उनकी भी तो कदर करोगे ना, वरना कल को वो कह देंगे नहीं इनको तो देना नहीं देना बेकार है, फिर आप खड़े नहीं होंगे कभी। तो आपको उनकी कदर करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। अगर उनसे हट के चलोगे तो फिर तो आप अपने आप को फिर एक गड्ढे में, एक खाई में गिराना चाह रहे हो, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। मारूफ साहब, हमने पॉलिटिक्स जो होती है उस पर हमने बहुत सारी बातें कर दी, लेकिन एक सवाल यहाँ पे आता है कि अगर एक पॉलिटिशियन सोशल वर्क पर भी उतना ही एक्टिव रहे, माशरे की खिदमत करने वाला भी, तो इसमें और अच्छा लगता है। आपके बारे में मैंने रिसर्च की, उसमें पता चला कि आप कोविड के टाइम पे बहुत सी लोगों की मतलब मदद करी थी आपने, जो दिल्ली में फंस गए थे उनको उनके घरों तक पहुंचाया, राशन बांटा इस ताल्लुक से। तो आपका वो जो ग्रुप मैनेजमेंट था उसको आपने कैसे मैनेज किया था? देखिए, एक शेर है कि मैं अकेला ही चलाता जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए कारवां बन गया। कोविड के टाइम पे एक सान्या हुआ, एक बड़ा अच्छा मामला ये हुआ कि जैसे कोविड हुआ, हम इत्तेफाकन मैं यहाँ से दिल्ली से निकल चुका था, राजस्थान जा रहा था, और चूँकि मुझे कहीं सोर्सेज से खबर लग गई थी कि कोविड लंबा, ये जो होगा लॉकडाउन, ये लंबा होने वाला है। तो मैं अपने घर पहुँच गया था, और घर जैसे ही पहुँचा तो चूँकि हमने दिल्ली दंगे में ऑलरेडी काम कर रखा था, दिल्ली दंगे के टाइम पे हम अमानत साहब के साथ में थे, तो किसी को राशन वगैरह था या उनके घर बनवा रहे थे हम, और कैंप वगैरह लगा रखा था हमने, तो वह उन चीज़ों पर हम काम कर रहे थे पहले से ही। अचानक से लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन हो गया तो साहब वो जिनका हम हेल्प कर रहे थे पहले से, जिनको हम डेली खाना पहुंचा रहे थे, तो लॉकडाउन में वो खाना वगैरह जाना बंद हो गया। अब एकदम से जो भीड़ उमड़ी, और भीड़ ऐसी उमड़ी कि हर आदमी हमें फ़ोन करने लगा कि राशन दिलवा दीजिए, खाना दिलवा दीजिए, रहने का इंतजाम करवा दीजिए, किराया कम करवा दीजिए। अब शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि यार मैं, हमारी इतनी हैसियत तो है नहीं कि हम इतने सारे लोगों की हेल्प कर पाएँ, तो कैसे करेंगे। हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, और सोशल मीडिया पे मैंने एक ग्रुप बनाया। मैंने फेसबुक पे पहले वो डाला कि भाई, अच्छा, हर आदमी काम कर रहा था, जी अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से काम कर रहा था। तो मैंने कहा भाई दिल्ली में तो हम लोग एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, तो एक काम करिए कि मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ सोशल एक्टिविस्ट हब के नाम से। ये मैंने ग्रुप बनाया, और इस ग्रुप को दिल्ली में एक्टिव किया कि भाई जो है, जो जहाँ रहता है वो अपने इलाके में काम करे, बस ये कि हमें जब ज़रूरत पड़े तो आप हमारी वहाँ पे हेल्प करें। बाकी मैं फेसबुक पे पोस्ट डालता रहा बार बार। हमने कोई डोनेशन नहीं लिया, कोई चंदा नहीं लिया किसी से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कई हज़ार लोगों का राशन, रहना, खाना, पीना, किराए का मेडिकल बिल्स का, ट्रांसपोर्ट का, आने जाने का, सब कुछ कर पाए। वो जो सिस्टम से शुरू किया था मैंने, मुझे लगता है कि वो मैं फिर से उसको स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। वो ऐसा था कि किसी की जेब पे लोड नहीं था। हमने क्या किया कि चूँकि ताल्लुकात थे, सोशल मीडिया पे आपसे दुनिया भर का आदमी जुड़ा होता है, तो हमने क्या किया कि भाई ओखला में कौन आदमी एक्टिव है, तो ओखला के 10 सोशल एक्टिविस्ट को हमने उठा के उस ग्रुप में डाल दिया। अब हमारे पास कंप्लेंट आई जाकिर नगर से कि जाकिर नगर में खाना चाहिए। अब मेरी इतनी हैसियत नहीं है अकेले आदमी की कि मैं जाकिर में लोगों को खाना खिला सकूँ, तो मैंने जाकिर नगर के लोगों को, जो लोकल लोग थे, उनको अप्रोच किया कि भाई आपकी गली का मामला आप देखिए। तो अच्छा, हर आदमी, अरे साहब मेरी गली का मामला है तो मैं देख लूँगा। तो लोगों ने हमारे साथ कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया। तो हमने इसको अच्छा किया कि दिल्ली में तो किया, फिर हमारे पास कंप्लेंट आई साहब मेरठ में नहीं है, तो हमने फेसबुक पोस्ट डाली, मेरठ से कोई साथी है क्या। अचानक से 10 लोगों ने टैग कर दिया। आप जैसे साथियों ने कमेंट में जाकर कहा कि फ़लाने साहब जो है मेरठ से हैं, आप इनसे बात कर लीजिए। उन साहब ने फ़ौरन, मारो भाई लोकेशन दीजिए। हमने नाम, नंबर, लोकेशन दिया, बस उनका जिनकी ज़रूरत थी, और वो मेरठ के साथियों ने उनकी हेल्प कर दी। हमारे पास बिहार से भाई कि साहब मुजफ्फरनगर में फंसे हैं, मुजफ्फरपुर में फंसे हुए हैं, छपरा में फंसे हुए हैं, यहाँ फंसे हुए हैं, जहाँ जहाँ जैसे करते थे। फिर मेरा ट्विटर बहुत एक्टिव था, तो झारखंड के विधायक थे इरफान अंसारी साहब, उन्होंने मुझे टैग किया। उन्होंने कहा कि भाई मुंबई में कोई हेल्प कर सकता है क्या। तो मैंने कहा बताइए, नाम नंबर भेजिए। उन्होंने नाम नंबर भेजा। मैंने 10 मिनट में उनको मुंबई के अंदर सर्विस दे दी। अब उन्होंने साहब मेरी तारीफ़ में एक ट्वीट कर दिया कि मारूफ साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इन्होंने 10 मिनट के अंदर मेरा काम कर दिया। क्योंकि मैं दिल्ली में मैं रहने वाला हूँ, और अक्सर राजस्थान, उस वक्त राजस्थान में था, बट एक ट्वीट से, एक फेसबुक पोस्ट से क्या काम आप कर सकते हो वो देखिए। कि हमने जो है, जो जहाँ से रेफरेंसेस थे, ताल्लुकात थे, जान पहचान थी, जो जहाँ के हमारे साथी पढ़े हुए थे, कोई बिहार से थे, बंगाल से थे, आसाम से थे, झारखंड से थे, तो जो जहाँ का था, हमने फ़ौरन उनको फ़ोन करना शुरू किया कि भाई आपके इलाके की शिकायत है, आप काम करिए। तो मेरा कोऑर्डिनेशन था कि आप शिकायत मेरे नंबर पे करोगे, अपनी रिक्वेस्ट मेरे नंबर पर डालोगे, और मैं उस इलाके से आपको कनेक्ट करवाऊँगा। तो इससे बहुत बड़ी हमारी टीम बनी अल्हम्दुलिल्लाह। 40-60 लोग हमारे पास थे, और सब ने अपने अपने इलाके में खूब काम किया। कई हज़ार लोगों को खाना, हमारे आसिफ भाई, आसिफ आशू हैं, उन्होंने वो यहाँ पे बनवाते जाकर में,
तो मैं राजस्थान में होने के बाद मैंने उनको जिम्मेदारी दी कि 2,000-4,000 लोगों का लंच और डिनर डेली बना। रमज़ान में सहरी बनी रात के 1 बजे। मेरी आप सोशल मीडिया पर पोस्ट आके देखिए तो हम लिखते थे कि भाई आज 4,000 लोगों का खाना तैयार है अलहमदिल्ला। और बेहतरीन। और हुआ कैसे, सब कम्युनिटी से, कि जिसके इलाके का मामला था वहीं उसी गली के लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, उन्हीं लोगों ने राशन खरीदा, उन्हीं लोगों ने बांट दिया। तो ये मुहिम अलहमदिल्ला हमारी बहुत कामयाब रही। और हमने सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के अलावा यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, उधर महाराष्ट्र, एमपी, मतलब जहाँ जहाँ तक भी जहाँ से हमारे पास रिक्वेस्ट आई, शायद ही, बड़ी बात तो नहीं करता, लेकिन शायद ही कोई ऐसा रहा होगा जिस पे हमें एक्शन ना लिया हो, हमने, हम पहुँचे ना हो। फिर ट्विटर बहुत एक्टिव था मेरा, तो एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सपोर्ट रहा। अगर मुझे किसी मालूम हुआ कि भाई यूपी दिल्ली की बॉर्डर पे कोई फंसा हुआ है, तो हमने फ़ौरन ट्वीट किया कि भाई ऐसे ऐसे जो है एडमिशन की हेल्प करे। तो डीएम का, एसडीएम का, सबके मैसेज आए, कॉल आना शुरू हुए, बताइए कौन सा बच्चा कहाँ हेल्प करनी है, कौन कहाँ फंसा हुआ, बताइए कहाँ हेल्प करनी है। फिर हमारे पॉलिटिकल ताल्लुकात को हमने इस्तेमाल किया। हमने हमारे विधायक जी से कहा कि भाई आपको हमारे साथ में आप काम देना है। किसी मंत्री से ताल्लुकात थे, मंत्री को फ़ोन किया कि भाई आप ज़रा फलाने का फ़ोन करवा दीजिए। तो इस तरह से ताल्लुकात से फ़ायदा ये हुआ कि कई हज़ार बच्चों को राशन मिला, कई लोगों को खाना मिला, बहुत सारे लोगों के किराए माफ़ हो गए, मकान मालिकों से हमने बात करके किराए माफ़ करवाए, राशन बांटा, खाना दिया, फीस जमा करवाई उनकी, तो सारी चीज़ें उनकी ज़रूरत पूरी की। और वो एक पीक टाइम था जो, और फिर हमने ये भी बताया कि देखिए बिना पैसे के लिए भी आप काम कर सकते हो, पैसा आपके आड़े नहीं आता। अगर आपको काम करना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन और बहुत सारे ज़राए खुल जाते हैं। जी बिल्कुल। आपने उस वक्त लोगों की मदद करी जब वाक़ईतन ज़रूरत थी और अच्छे वक्त में आप उभर करके आए। जैसा आपने शुरू में कहा कि सियासत जो है वो समाज सेवा क्या है, अलग नहीं है। सियासत खाली तकरीर करने का नाम नहीं है। सारी दिक्कत यही है, नेता जो बनता है वो तकरीर ही करता है, ग्राउंड पे काम नहीं करता। ग्राउंड पे काम करो ना, नेतागिरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असल मकसद तो खिदमत करना है ना। तो क्यों चाह रहे हो आप? एक आदमी 1 करोड़ रुपये खर्च करता है इलेक्शन के अंदर, और उसको टिकट नहीं मिलता तो रोता है वो आकर के, ऐसा कहता था मुझे खिदमत करने का मौका नहीं मिला। अरे खिदमत ही करनी है, 1 करोड़ रुपये लेकर पब्लिक में चले जाओ, करो पब्लिक खिदमत। और खिदमत करिए, जब करोगे तो पब्लिक अपने आप बनाएगी। लोग पहले बनाया है, और आपके आज बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। आप ओखला का एग्जाम्पल ले लो तो अमानतुल्ला खान साहब 3री बार विधायक है, लगातार 3री बार विधायक है। आप आजम खान साहब की बात कर लो तो एक ज़माने तक लगातार 10 बार का विधायक और 3-4 बार का सांसद रहा है। आप ओवैसी साहब के ऊपर चले जाओ तो बहुत लंबा एक ज़माना उनका सियासत में हो गया। तो आप काम करिए, काम करते रहोगे तो देखिए आपको पब्लिक खुद चाहेगी, नहीं आप कहीं छोड़ के मत जाओ। लेकिन काम नहीं करोगे तो फिर तो खाली तकरीर करने से तो काम चलेगा। जी बिल्कुल, आपके नौजवान को जो थीम थी, उन्होंने बहुत सारा काम किया। फ़िलहाल के जो नौजवान हैं, उनसे ये तवक्कुह की जा सकती है, जबकि उन तो एजुकेशन में भी पीछे जा रहे हैं और जो फ़िलहाल की जो बुराइयाँ हैं, उसमें लत-पत होते जा रहे हैं। तो उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि नहीं फ़िलहाल के दौर में? नहीं, बिल्कुल की जा सकती है। देखिए जब हालात बद से बदतर हो जाते हैं तो फ़िरौन के घर में मूसा पैदा होता है। जब हालात बिगड़ते हैं तो फिर क्रांति निकलती है। हमारे साथ मसला क्या है, हमने छोटों ने बड़ों को बढ़ावाना बंद कर दिया और बड़ों ने छोटों को की रहनुमाई करना बंद कर दिया। और जब ये सिस्टम चलता रहेगा तो आने वाली जनरेशन आपकी बर्बाद हो जाएगी, आप ख़त्म हो जाओगे, आपका कोई नामो निशान नहीं बचेगा। दिक्कत सारी क्या है, दिक्कत ये है कि हमने लोगों को हाथ पकड़ना बंद कर दिया। एक साथी गिर रहा है तो उसको सपोर्ट कैसे देना है। कोई आदमी खुदकुशी कर लेता है तो सारे फतवे फताए मसाइल आ जाते हैं, अरे हराम किया, गलत किया, नाजायज़ कर दिया, बच्चों को छोड़ गया, ये कर दिया, वो कर दिया। वही आदमी, वही इंसान अपने सबसे बुरे दौर में गुजर रहा होता है, उसके मासी हालात अच्छे नहीं होते, उसके घर के हालात अच्छे नहीं होते, उसके खाने के लाले पड़े होते हैं। एक आदमी खरीदे नेता मर जाता है तो कहता हमसे कहता तो सही, हमसे बात तो करता, ये तो नाजायज़ कर दिया, इसने हराम कर दिया। तो मकसद क्या है कि आपने उसकी ज़िंदा होते हुए खैरियत कभी ली ही नहीं। यही हाल नौजवानों के साथ कर रहे हो आप। नौजवानों का आप ट्रैक नहीं दे रहे हो, नौजवानों को आप बता नहीं रहे हो। जो कामयाब हो गया वो आगे बढ़ गया, वो पीछे भूल गया कि मैं कहाँ से निकला था, और वो खुद कामयाब हो गया, खुद आगे भाग लिया। आप जब सोसाइटी से लेते हो तो फिर रिटर्न करना होता है, वापस देना होता है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे एकेडमिक्स से पैसे नहीं मिलते, मुझे मेरे बिजनेस से पैसे मिलते हैं, लेकिन मैं टाइम एकेडमिक्स को देता हूँ। इसलिए देता हूँ कि मुझे लगता है कि सोसाइटी को रिटर्न देना चाहिए। आज फ़ख्र होता है, आज अब हमारा कोई साथी अगर जज बन जाता है, अभी मेरे एक साथी है, मेरे दोस्त माशाल्लाह से, और अच्छी बात यह कि वो हमारे यहाँ से स्टूडेंट रहे हैं, वो जज बन गए। मैं जिस दिन कोर्ट में उनके सामने जाऊँगा तो मेरा दोस्त तो सामने बैठा हुआ है, कुछ नहीं होगा तो हमें ये रहेगा कि नहीं हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, वो जज बना हुआ है। ये फ़ख्र कब होगा आपको, जब आपने कुछ काम किया होगा। मेरा स्टूडेंट कामयाब हो जाएगा। कोई मेरे एक बैच के अंदर 2-3 स्टूडेंट थे, एक बच्चा आज यूट्यूब पे बहुत फेमस है,
और उसके 8 लाख 9 लाख समथिंग उसके जो है फॉलोअर्स हैं। हमारे बच्चे कामयाब हैं, हमारे कहीं तो काम आएंगे। तो हमने अगर उनको पढ़ा दिया, यूथ को खड़ा कर दिया, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, तो यही बच्चे इंशाल्लाह किसी न किसी दिन आपके साथ खड़े होंगे और आपको कौम के हालात बदलने में, आपके हालात बदलने में ये काम आएंगे। तो बड़ों का जिम्मेदारी ये है कि बड़े उनका हाथ पकड़े, ये ना कहें कि साहब वो यूथ बर्बाद हो गया। यूथ बर्बाद कर रहे हो आप रोकिए। आपकी जिम्मेदारी है, उसको घर पे तरबियत अच्छी करिए, उसकी परवरिश अच्छी करिए, परवरिश करने के बाद उसकी शादी अच्छी करिए। अब आप उसको छोड़ दोगे, भाई तुम्हें जो करना कर लो, तो वो शॉर्टकट निकालेगा, फिर वो नशा भी करेगा, चोरी भी करेगा, लूट भी करेगा, डकैती भी करेगा, और पढ़ाई वढ़ाई से उसको ताल्लुक ही क्या। तो इसका मकसद ये है कि हम, मतलब ये है कि हमने, बड़ों ने हमारे हाथ छोड़ दिया है, सोसाइटी को रिटर्न कर देना बंद कर दिया है, ये देना चाहिए। जी बिल्कुल। वक्त पर सही फैसला करना भी तो एक अहम चीज़ होती है, जैसे आपने बात की। और इसी में जो यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले एक हैं अवध ओझा सर, उन्होंने भी कभी आपकी तरह, उनके जैसे आपने बयान किया, बिल्कुल मैंने उसी तरह उनके बारे में भी सुना था। उन्होंने अपने खुद के बारे में बताया कि अगर मैं आईपीएस बन जाता, आईएएस ऑफिसर बन जाता, तो आज जो मैं देश को, मुल्क को जो दे रहा हूँ आईपीएस आईएएस ऑफिसर पढ़ा करके, वो कौन देता। कौन सही बात है, सही बात है। मैं यही कह रहा हूँ, देखिए अपना जाति मफाद मत देखो ना यार। आप ये क्यों देख रहे हो कि मैं कलेक्टर बन जाऊंगा तो इज्जत मुझे सैल्यूट मिलेगी। अरे भाई साहब, उससे ज़्यादा सैल्यूट पता कब मिलेगा आपको? जब आपका स्टूडेंट आके सैल्यूट करेगा ना आपको, वो असल है। और आप फ़ख्र से कहोगे, अरे वहाँ फ़ोन कर देना, मेरा स्टूडेंट बैठा हुआ है। और मेरे स्टूडेंट हैं आज, मेरे खुद के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया था, आज वो जब अच्छी पोजीशन पर होते हैं तो हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं, अरे वहाँ तो फलाना साहब मिल जाएंगे। मैं उसको बोलना कि मारूफ सर का ने भेजा है। तो कब पॉसिबल है? जब आप बच्चों को पढ़ा निकालोगे। और जब टीचर सबसे बड़ी चीज़ सर, आप बच्चों को खड़ा कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ, मैं एक बार बच्चे बता रहा हूँ, अभी कल परसों की बात बता रहा हूँ। एक साहब की दिल्ली दंगे के दौरान अमानत भाई से मैंने हेल्प करवाई थी। अमानत भाई ने तकरीबन 5 लाख रुपये समथिंग उसका MBBS की फ़ीस जमा की थी। और इस बात को 2020 की बात है, कोविड के टाइम की। अब बात निकल गई, हम भी भूल गए, हमें भी याद नहीं वो। अचानक कल अमानत साहब मेरे ऑफिस पे आए थे, तो बता रहे थे मुझे कि मारूफ, वो जो एक लड़का था, मैंने उसकी हेल्प की थी, वो डॉक्टर बन गया यार, वो मुझसे मिलने आ रहा है। हाँ, 6 लाख रुपये उसको फीस दी थी हमने। तो एक बच्ची भी थी उसी ज़माने में, उसकी भी तकरीबन 6 लाख रुपये फीस जमा हुई थी। लखनऊ से वो MBBS कर रही थी। उस बच्ची ने हमसे कहा कि मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। तो अमानत भाई ने उनसे कहा कि भाई आप रिटर्न मत करना, आप, एक शर्त है हमारे आपसे कि पैसे की हम नहीं लेंगे, लेकिन आप गरीबों का इलाज फ्री में करोगी। आज वो माशाल्लाह 2025 में डॉक्टर बन चुकी है, 20 में की बात थी। आज उसके लिए 6 लाख रुपये कुछ भी नहीं है। वो 6 लाख रुपये हमारे चाहेगी तो आज ला के दे सकती है वो। तो हमने उनसे उस वक्त बात की थी, आज भी हम उनसे बात कहते हैं कि 6 लाख की कोई वैल्यू नहीं है आपके हमने। डॉक्टर के लिए 6 लाख रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। बड़ा अमाउंट ये है कि आपके हमने उस वक्त ज़रूरत की, हेल्प की है जिस वक्त आपको ज़रूरत थी। तो आज आप भी ऐसे बच्चों की हेल्प करना, ऐसे बच्चों को डॉक्टर बनाना जो आप फीस के ऐसे महरूम हो गए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथी हैं महमूद अनवर साहब, वो जामिया में कम से कम सैकड़ों बच्चों की फ़ीस भर चुके हैं। सोशल मीडिया पे एक बच्चा उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरे कॉलेज की फ़ीस भर दीजिए। वो सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाते हैं, उनके साथी, चाहने वाले दोस्त, यार दोस्त जो है वो कंट्रीब्यूशन करते हैं, छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन करते हैं, और बच्चों की फ़ीस जमा हो जाती है, वो बच्चे कॉलेज में जामे चले जाते हैं। ये बच्चे जिस दिन आपके यहाँ से IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे, ये आपकी जनरेशन सुधार देंगे। आप साथ तो दीजिए। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, जिन बच्चों को हमने हाथ पकड़ाया, उन बच्चों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। मारूफ साहब, ये तालीम को फ़रोग़ देने की जो आपकी जर्नी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है और माशाल्लाह काबिल तारीफ़ भी है। तो आपकी जो एकेडमी चल रही है, वो एक तरह की मुहिम है। तो इस मुहिम के बारे में भी मैं बहुत दिलचस्पी के साथ जानना चाहूँगा, आप इसमें क्या कहेंगे, जो आपकी एकेडमी चल रही है? देखिए, मैं, जैसे भी हमारी शुरू में बातचीत आई थी कि हम जैसे सियासत पे हम बात कर रहे थे, और हमें कह रहा था कि जब कुर्सी खाली होगी तो कोई कमज़र आके बैठ जाएगा। यही मामलात हमारे तालीम के साथ है। और तालीमी मैदान में हमने क्या किया कि हम तो रोते रह गए कि हमारी बच्चियों को हिजाब पे पाबंदी लगाई जा रही है, हमारी बच्चियों को उल्टा सीधा पढ़ाया जा रहा है। स्कूलों के अंदर सिलेबस में जो है वो भगवद गीता पढ़ा रहे हैं, रामायण पढ़ा रहे हैं, दूसरी बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, और माहौल अच्छा नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं हैं, ड्रेसेस अच्छी नहीं हैं। तो हम तमाम शिकायतें तो करते रह गए, लेकिन जो हमें काम करना था वो हम काम करते नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी बच्चियों को किसी इदारे में हिजाब कैसे रोका जा रहा है, तो आपके अपने इदारे क्यों नहीं हैं? आपके अपने इंस्टीट्यूट्स क्यों नहीं हैं? आपके अपने स्कूल्स क्यों नहीं हैं? आपके अपने एजुकेशन सेंटर्स क्यों नहीं हैं? आप अपने सेंटर्स खोलिए, अपना निज़ाम चलाइए ना, किसने मना किया है?
पढ़ाइए ना, आप हिजाब में बच्ची को भेजिए। अब मेरे यहाँ माशाल्लाह से जो है बच्ची हिजाब में आना चाहती है, हिजाब में आती है, बुरके में आना चाहती है, बुरके में आती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फेस कवर करते हैं, कवर करके आती हैं। हमारे यहाँ तो कोई रोक टोक नहीं है। हम तो मिजाज चाहते हैं। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह सेपरेट कैंपस कर दिए। हमने गर्ल्स का कैंपस सेपरेट कर रखा है, हमने बॉयज़ का कैंपस सेपरेट कर रखा है। हमारे गर्ल्स के कैंपस में कंप्लीट स्टाफ गर्ल्स का है। आप अपने इस तरह के इदारे बनाइए। जब नहीं बनाते हैं तो फिर हालात वो होते हैं जो आज के दौर में हो रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि आप अपने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स खोलिए, तालीमी इदारे खोलिए, तालीमी सेंटर्स खोलिए। और मेरा चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक़ रहा है और आज भी शौक़ है, वो ये है कि और जैसे मैंने कहा कि हमारे उस्ताद हैं कलीम साहब, उनकी किताब है और उसी से हमने एक वो शुरू की, मुहिम शुरू की है, वो है तालीम से ही तस्वीर बदलेगी। आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए, तालीम हासिल करें बच्चे आपके, ख़ास तौर से बेटियाँ पढ़ें, बच्चियाँ पढ़ें। जैसे कहा जाता है कि बच्चियों के मामले में अगर बच्चियाँ पढ़ जाएँ तो नस्लें सुधर जाती हैं, आने वाली जनरेशन को सुधार देती हैं। बाप पढ़ता है तो घर के दरवाजे तक दीन आता है, माँ पढ़ती है तो घर के जनरेशन में आ जाता है, घर की आने वाली पीढ़ी तक जो है वो दीन पहुँच जाता है या तालीम पहुँच जाती है। चूँकि माँ पढ़ी लिखी होगी तो अपनी औलाद को अच्छे से पाल पाएगी, तरबियत अच्छे से करेगी, और तरबियत अच्छी करेगी तो उनकी पढ़ाई पर ध्यान देगी और बच्चों को पढ़ा लेगी जी। अगर आपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, आपने घर पे तालीम का माहौल स्टार्ट नहीं किया, तो फिर हालात जो अभी देख रहे हो आप, इससे बहुत से बद से बदतर होने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक बात ये आपको कहना चाहूँगा कि जो आपकी जो अकेडमी चल रही है, वो सिर्फ़ असरी तालीम है या फिर दीनी तालीम भी है? नहीं, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे जो कैलिफेट रहे हैं, जो खुलफ़ाए राशिदीन, उनका जो तालीमी निज़ाम था वो ये था कि तालीम बालिगान भी और जो औरतें थीं उनको भी लिए भी तालीम मस्ट थी। अगर दीनी तालीम है तो वो फिर जो दूसरे मज़ाहिब के जो लोग होते थे उनको ला करके उनको असरी तालीम भी सिखाई जाती थी। तो आपकी जो अकेडमी है उसमें देखिए, फ़िलहाल तो हमारे यहाँ जो है नीट, जेईई और इन सब से कॉम्पिटिशन तैयारी की जाती है। बट हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ भी बच्चे आते हैं, आलिमाएँ भी आती हैं और सब अच्छे माहौल में अपनी तैयारी करती हैं। कोशिश है इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला बड़ा वो दे, मतलब कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह कि और भी चीज़ों को बेहतर किया जा सके। स्कूल शुरू करने जा रहे हैं गर्ल्स का, उसमें हम दीनियात का सिलेबस रखेंगे, सिस्टम रखेंगे। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ हिजाब पहनने पाबंदी नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से पहनिए, जैसा शौक़ से पहनिए, और बल्कि फ़ख्र के साथ पहन के आइए कि आपका अपना इदारा है। बट मेरा ये मानना है कि जो आज के दौर में हमने कर दिया है कि हमने दीनी तालीम को और असरी तालीम को डिफरेंट सेक्टर बना दिए हैं, ये नहीं होना चाहिए। दोनों होनी चाहिए बच्चे के पास। बच्चा अच्छे इदारे से, मतलब वही बच्चा अच्छा कुरान पढ़े, अच्छी किरात करे, वही बच्चा डॉक्टर भी बने। तो सोचिए आप कितना बेहतरीन होगा। अगर एक डॉक्टर हाफिज़ होगा तो वो उसके अंदर क्या खुलूस होगा, क्या इखलास होगा, क्या उसको दीन के बारे में मामलात होंगे, कैसे अपनी ज़िम्मेदारी पर खड़ा रहेगा वो, चूँकि उसके तमाम चीज़ें कुरान हदीस की नज़र में उसके सामने होंगी, तो वो हमेशा आपकी खिदमत करेगा। अच्छा प्रोफेसर होगा तो हमेशा खाली सैलरी लेने पर ध्यान नहीं देगा, बच्चों की तरबियत पर ध्यान देगा। तो आप दीनी और उसकी तालीम को दोनों को अलग करने के बजाय जो हमने कर दिया है, पिछले कई सालों में हमने इसको, हालांकि अब तो बहुत सारे इदारे फिर भी इसको शुरुआत कर रहे हैं, फिर से ठीक कर रहे हैं, सिस्टम में ला रहे हैं कि स्कूल्स को अपने सिलेबस में कुरान ऐड करना चाहिए, हदीस ऐड करनी चाहिए कि वो हर एक का हक है, हर एक को मिले। सिर्फ ये नहीं कि मदरसे में जाएगा तो मदरसे में ही मिलेगा, और मदरसे जाओगे तो डॉक्टर नहीं बनोगे, और डॉक्टर बनोगे तो आलिम नहीं बनोगे। नहीं, ये मिथ टूटना चाहिए और हर इंसान को इतना इल्म होना चाहिए बेसिक ज़िंदगी जी सके, क्या उसके वो है। आज आप देखिए अच्छे अच्छे लोग पढ़ लिख जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, उनको दीन ही नहीं पता, उनको ये नहीं पता नमाज़ पढ़नी कैसे है, उनको ये नहीं पता नमाज़ में पढ़ना क्या होता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बनने में फोकस था, पूरी ज़िंदगी डॉक्टरी बना दी। फिर उनकी औलाद पछता, उनके माँ बाप पछताते हैं कि डॉक्टर तो बन गया लेकिन जो है बिल्कुल अखलाक नहीं है, प्रोफेसर तो बन गया, अखलाक नहीं है, दीन नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? चूँकि आपने बचपन में उसका साथ नहीं दिया। तो मैंने कहा कि डिफ्रेंशिएट मत करिए, ये मत करिए कि नहीं डॉक्टर बन रहा है तो हिफ्स कहाँ से करेगा, पहले हिफ्स करा लो फिर डॉक्टर बना लो, लेकिन कराओ दोनों। और जिस दिन आपने कॉम्बिनेशन बना दिया तब देखिए इंशाल्लाह फिर इस्लाम क्या है और हुकूमत क्या है वो फिर आप तब देखो। जी, असरी दीनी तालीम हासिल करने के बाद जो लोग असरी तालीम की दुनिया में आते हैं, चाहे वो प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ हों या आपने बात की कि जैसे जो सियासत की दुनिया है उसमें अगर कुर्सियाँ खाली है तो कोई कमज़र्फ़ आकर के कब्ज़ा कर लेता है। तो जो दीनी तालीम हासिल करके असरी तालीम की दुनिया में आना चाहें, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को? देखिए उनको, एक तो हम तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से उनके साथ खड़े होते हैं, बट दूसरी बात हम उनसे कहते हैं कि भाई आप जो चीज़ लेके आए हो तो उसको छोड़ो मत, बल्कि फैलाओ। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पिछली पुरानी कौमों को देखिए, जो कौम बर्बाद हुई उनका इतिहास पढ़िए आप। कोई कौम जो है नमाज छोड़ने और रोज़ा न रखने की वजह से बर्बाद नहीं हुई।
ज़्यादातर जो कौम बर्बाद हुई हैं वो बर्बाद हुई हैं इस पे कि आप झूठ बोलते थे, कम तोलते थे, औरतों पे जुल्म करते थे, आप नाइंसाफ़ी करते थे, जुल्म की हद बढ़ गई थी, इन पे बर्बाद हुई हैं। ऐसे इस्लाम का है, इस्लाम तलवार पर नहीं जीता गया, इस्लाम बहुत बेहतरीन अखलाक के साथ, अपने अच्छे इंसाफ के साथ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब नबूवत आई तो मुशरिकान जो मक्का थे, मुशरिकान मक्का और उसके अलावा जो यहूदी थे उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, मोहम्मद झूठ नहीं बोल सकता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोल सकते। ये गैरों ने कहा, क्यों कहा? कि उनके ऊपर यकीन था कि भले ही बात ये कह रहे हैं, नबी की कह रहे हैं, हम वो भले ही ईमान लाए ना लाएं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो झूठ नहीं बोल सकते। ये उनके सादिक होने की वो गवाही जो है दूसरे लोग भी देते थे। ऐसे उनका अखलाक था। तो दीनी तालीम जो लेके आए हो वो दिखाओ। इदारे में आने के बाद, किसी यूनिवर्सिटी में आने के बाद, डॉक्टरी में आने के बाद अब दिखाओ कि देखो आलिम ये होते हैं, मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा ये होता है। हाँ, आप आके अगर यहीं के माहौल में डल गए तो फिर फ़ायदा क्या है? फिर तो आपने और नुकसान कर दिया। जी, आपने प्रोफेशनल कोर्सेज़, मैंने आपसे कहा कि अब एडवाइस दे दीजिए, जैसे कुछ ऐसे कोर्सेज़ होते हैं, उन कोर्सेज़ के लिए अगर आप उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का अगर आप रुख करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहता है कोई बंदा तो उसके लिए यूनिवर्सिटी सबसे बेहतर क्या होगी? देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आज के डिजिटल जदीद दौर में डिजिटल का बहुत ऑप्शंस हैं। तो ये सिस्टम भी छोड़ दीजिए। आपके ये कहना कि साहब मेरे पास पैसे की कमी थी, पैसे की किल्लत थी, इसलिए मैं नहीं कर पाया। आजकल आपके पास 10,000 रुपये 20,000 रुपये का फ़ोन कम से कम आपके हाथ में है, तो उठाइए और सब सीख लीजिए, सब कुछ मिलता है। आप बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं। मैंने जब कंप्यूटर पढ़ाना शुरू किया, मैंने आपको बताया 17 की एज में मैं टीचर बन गया था। मेरे पास कोई काबिलियत नहीं थी, मेरे पास कोई वैसी काबिलियत नहीं, मेरे पास सिर्फ एक चीज़ आती थी, मुझे आता था कंप्यूटर चलाना। तो अगर आप छोटी मोटी चीज़ें सीख लो, क्या नाम है, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज कर लीजिए, वीडियो एडिटिंग कर लीजिए, ग्राफिक डिजाइनिंग कर लीजिए, आप ट्यूशन्स पढ़ा लीजिए, मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट करोगे, मैंने कहा कि आप ग्रेजुएशन के साथ ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दीजिए, 3 साल ट्यूशन पढ़ाइए। जिस दिन आप ग्रेजुएशन करके फारिग होंगे, आप बेहतरीन टीचर होंगे, आप बहुत अच्छे टीचर होंगे, क्योंकि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस पहले से है। इतने सारे कोर्सेज आपने किए हैं, आप सोशल वर्क भी किए, पॉलिटिक्स में भी रहे, बिजनेस भी किए, और ये सारी चीजें, ये सारा इतना बड़ा प्रेशर आपने हैंडल कैसे किया? ये बहुत बड़ा प्रेशर लग रहा है देखने में। देखिए, मेरे पास एक वो था, मैं आपको एक जानकारी बता दूँ, मुझे दिल्ली सरकार ने गेस्ट बनाया 2020-21 में, 19 के बाद से मुझे दिल्ली सरकार ने गेस्ट बनाया कि आप दिल्ली के स्कूलों में जाइए और जाके अपने बारे में बताइए, अपने बिज़नेस के बारे में, अपने जॉब के बारे में, अपने हालात के बारे में बताइए कि कैसे आपने किया। तो दिल्ली के किसी स्कूल के अंदर मैं गया और मैंने वहाँ मंच से एक बात कह दी, तो वहाँ की प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आ गया, बहुत बुरा मान गई हो। मैंने कहा था कि जिन बच्चों के पास मजबूरियाँ नहीं होती, और ख़ासतौर से दिल्ली के बच्चों को खुसूसन कहा था कि दिल्ली के बच्चे जो है, ये हम यूपी बिहार राजस्थान वालों से कम कामयाब होते हैं। उसका रीज़न ये है कि सीरियस नहीं होते। तो वो कहने लगे ऐसी बात क्यों कहते हो आप? मैंने कहा मैंने ये बात इसलिए कही कि मैं दिल्ली में, मेरा कोई वो नहीं है, मतलब सपोर्टिव सिस्टम नहीं है, तो गॉडफादर नहीं है। तो अगर मुझे दिल्ली के अंदर किराया देना हो, 10,000 रुपये फ्लैट का किराया देना हो, 20,000 रुपये फ्लैट का किराया देना हो, तो मुझे कमाना पड़ेगा। तो पहला तो मैं पेट भरने के लिए नहीं, किराया देने के लिए कमाऊँगा, ऐसे ही पेट भरने के लिए कमाऊँगा, ऐसे ही कपड़े पहनने के लिए कमाऊँगा। तो मेरी डिज़ायर्स बहुत सारी थी। सोशल वर्क करना आसान है, सोशल वर्क करने जाऊँगा तो उसके लिए पैसे चाहिए। खाली जब सोशल वर्क करूँगा क्या? चंदा मांग के खुद से करूँगा क्या? अगर किसी आदमी ने मुझे सामने से कहा कि भाई आप ज़रा सा मेरे प्रोग्राम में आइएगा, तो उस प्रोग्राम में मैं जाऊँगा तो पैसा खर्च होगा, आने का, जाने का, गाड़ी का, ड्राइवर का, पैसे का सारा खर्च होगा। वो कौन देगा? मैं सियासत करने जाऊँगा, सियासत में फिर मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, वो कौन करेगा? तो आप सेल्फ कैपेबल तो बनिए, आपके अंदर होगा। अच्छा, फिर डिज़ायर्स होती हैं। हमने कहा कि हमें, हमारे अंदर जज्बा है, जोश है, जोश का वही, आप गलत इस्तेमाल कर लो, अच्छा इस्तेमाल कर लो। हमने सोचा अभी हमारी उम्र है, इसको इस्तेमाल कर लिया जाए, क्या पता अभी तो बहुत कम उम्र में हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। जब तक करने वालों की उम्र में आएंगे तब तक क्या करेंगे, वो एक लंबा दौर बताएगा इंशाल्लाह। तो शुरुआत थी कि जोश था, जुनून था, हिम्मत है, आज तक हिम्मत है। 16 घंटे 18 घंटे आज भी काम करवा लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, कभी आलस नहीं है। आजकल बच्चा क्या करते क्या, कॉलेज फ्री हुए घर जाके बैठ गए। हम कॉलेज पढ़ते थे, कॉलेज के बाद फिर जाके जॉब करते थे, एक्स्ट्रा काम करते थे। ऐसे ही जॉब करते, जॉब के बाद पॉलिटिक्स करते जा करके काम करते थे, काम के साथ सियासत करते थे, सोशल वर्क करते थे। तो आप करते रहिए, अगर जोश है, जुनून है और कुछ करने का जज्बा है तो करते रहिए, बहुत कुछ ऑप्शन है करने के लिए। तो मारू साहब ने बहुत सारी बातें की पॉलिटिक्स पे और एजुकेशन वगैरह ये सारी चीज़ों पर। मैं आपको एज़ अ पॉलिटिशियन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप पॉलिटिक्स में हैं, कि अगर आप जाना चाहें सरकार में तो किस पोस्ट पर जाना चाहेंगे?
देखिए सरकार में तो बहुत सारे पद होते हैं, बट आप स्पेशलाइज किसी डिपार्टमेंट की बात करें या मिनिस्ट्री की बात करें, तो मैं कहूँगा कि मुझे एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दीजिए आप। चूँकि जब आप हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दोगे तो हम अपने कौम के काम खुद कर लेंगे। और हमारा एक लंबा इतिहास है, हिस्ट्री है एजुकेशन की, कि जब हम मौलाना आज़ाद को जब एजुकेशन मिनिस्ट्री मिलती है तो वो इंडिया को आईआईटी देते हैं, इंडिया को आईआईएम देते हैं, इंडिया को एम्स देते हैं। तो हमारा एक लंबा दौर है। आप हमें नहीं चाहिए, हमें सारी सारी तुम ले लो, तुम जितना पैसा तुम्हारे पास आता हो, तुम फाइनेंस मिनिस्ट्री तुम ले लो, जितने मिनिस्ट्रीज़ हैं जहाँ तुम्हें कमाई कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, वो तुम ले लो। हमें सिर्फ एक दे दो, वो दे दो एजुकेशन मिनिस्ट्री। जिस दिन आपने तालीम हमें दे दिया, फिर हम बताएंगे तालीम होती क्या है, तालीम दी कैसे जाती है। और तालीम को मैं तो कह रहा हूँ कि तालीम पे हम जो है कोई ऐसा सिस्टम बना दें कि कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन पास किए बिना रहे ना। हम तो लोग पास कर दें, जनरलाइज कर दें कि नहीं, हर बच्चे को, किसी भी मज़हब का होगा, किसी भी धर्म का होगा, किसी भी को भी मानने वाला होगा, हर बच्चा कम से कम ग्रेजुएशन करेगा और हर सेक्टर में करेगा। बहुत सारे आज भी इंडिया में बहुत ज़रूरत है, तालीम आप कर दीजिए। लेकिन दिक्कत क्या है, तालीम किसी को दे दी जाएगा तो इनकी हुकूमतें बंद हो जाएंगी, इनकी सियासत बहुत खत्म हो जाएगी। ये चाहते हैं कौम बर्बाद रहे, अनपढ़ रहे, गंवा रहे, तो उसमें फ़ायदा है। इसलिए वरना मुझे तो हमें आप दे दीजिए मिनिस्ट्री, इंशाल्लाह हम तो वही काफ़ी है। जी बिल्कुल, कौम कौम तालीम याफ्ता हो जाए, हम इंशाल्लाह ऐसे ही तरक्की पर पहुँचे। बिल्कुल, हम तो नहीं, हम तो सर हमें को तालीम दे दीजिए। जब हम तालीम हासिल करेंगे तो हम सारे काम अपने आप खुद कर लेंगे। हमारी कौम से हम करवा लेंगे, हमारे लोगों से हम अपने करवा लेंगे, मुल्क के हिंदुस्तान के लोगों से करवा लेंगे। हमारे लोगों को जब मौका मिलता है तो यही मौलाना आज़ाद की बनाई हुई पॉलिसी से ही एक आदमी दूसरा अब्दुल कलाम बनता है, और वो देश का जो है राष्ट्रपति तो बनता ही बनता है, उससे पहले जो है मिसाइल मैन बनता है। तो हमारा तो तालीम पे लंबा इतिहास है। जी, उसके अलावा अगर फिलहाल जो हिंदुस्तान में जो सियासतदान हैं, उनमें से आप सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हैं? देखिए, मैं सच पूछिए तो मैं किसी भी सियासतदान का फ़ैन नहीं हूँ, भक्त नहीं हूँ। मुझे ये मामला लगता है कि जो मेरे साथ स्टैंड क्लियर रखता हो, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। बहुत सारे नेता अच्छे हैं जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। किसी इंडिविजुअल का नाम इसलिए नहीं चाहता कि मैंने कहा कि मैं किसी का भक्त नहीं हूँ। मैं तो आपने जैसे सियासी दौर में मैंने कहा कि मुझे जो अच्छा लगा काम करते हैं उसका चला जाता हूँ। मुझे किसी पर्सनल आदमी का लालच है नहीं। तो मेरे तो लिए सब वो आदमी अच्छा है जो आदमी कौम के लिए काम कर रहा हो, जहाँ कर रहा होगा हम साथ में खड़े हैं उसके। तो कोई इंडिविजुअल तो ऐसा कोई नेता है नहीं। जी, अगर इंशाल्लाह आप फ्यूचर में एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएँ, तो आप सबसे पहला कानून क्या लागू करना चाहेंगे? मैंने कहा कि मैं कानून वो बना दूंगा कि कोई भी बच्चा कम से कम ग्रेजुएशन से कम में, तो बच्चा मतलब इंडिया में वो एलिजिबल ही ना हो, कम से कम आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो हालात कुछ मिलेगा वो मिलेगा। हर घर का हर बच्चा वो तालीम हासिल करे, हमारा मकसद ये होगा। तो लॉ का हम ये कर देंगे भाई जो है एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन तो सबके लिए है, लेकिन हम लॉ बना के पास कर देंगे कि पढ़ना ही पड़ेगा, इफ़ और बट नहीं है। जो नहीं पढ़ रहा उसको उठा के जेल में डाल दो। पढ़ भाई, चाहे जेल में रह के पढ़, लेकिन पढ़ा दो। बिल्कुल मस्ट है। मस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारा तो मकसद ये है कि बस कम से कम ग्रेजुएशन आपको करके निकलना पड़ेगा। आपने बीच बीच में अपनी बातों में कई जगहों पर दीनी तालीम कहा है। मुझे लगता है आपका ताल्लुक कहीं ना कहीं दीनी मदारिस से ज़रूर है। देखिए, ये तो हमारी बदकिस्मती रही कि हम गए तो थे दीन तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन कामयाब होकर नहीं लौटे वहाँ से। बाकी ये है कि वालिद साहब का सपोर्ट हमेशा रहा। मैं जामिया इस्लामिया सनाबिल भी गया और वहाँ भी तकरीबन 1-1.5 साल रहा। अब चीज़ें ऐसी हुई कि वो शायद हम बीच में से, या हमारी किस्मत में अच्छा नहीं था। हम आज भी कहते हैं कि शायद किस्मत में अच्छा आलिम बनना होता तो अच्छा आलिम बनते आते। उस ज़माने में मैंने 2 बातें कही थी मेरे वालिद साहब से। मैंने कहा था कि या तो अच्छा वकील बनूंगा या अच्छा आलिम बनूंगा। आलिमियत करने गया था तो चूँकि स्कूलिंग करके गया था, 10th पास होके गया था, तो कहीं ना कहीं बदकिस्मती हमारी रही कि हम उसमें कामयाब नहीं हो सके। और 1.5-2 साल बाद हम वहाँ से वापसी अपना आ गए। आके फिर अपने जामिया से हाथ ताल्लुक़ जोड़ा और जामिया से पढ़ाई करते रहे। दूसरा कहा था कि वकील बनूंगा, वो प्रोसेस में है। मारूफ साहब, आपने सनाबिल से भी तालीम हासिल की है और आप कम वक्त में अच्छा तजर्बा कर लेते हैं। मैंने आपकी बातें सुनी वो उससे एहसास हुआ है। तो आपका सनाबिल में आपका क्या तजर्बा रहा है? देखिए, सनाबिल में मैं हॉस्टल में भी रहा हूँ माशाल्लाह से, और मैंने वहाँ से तालीम भी हासिल की, और वहाँ आज तक जुड़ कनेक्टेड हूँ मैं। सनाबिल के तमाम बच्चों से, साथियों से मैं हमेशा जुड़ा रहता हूँ। सनाबिल आज के इस दौर में एक वो इदारा है, एक कहते हैं उम्मीद की किरण है, जहाँ से रोशनी की उम्मीद है आपको। एक ऐसा इदारा जिसका मैं ख्वाब देखता हूँ, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि दीनी और असरी तालीम दोनों हो जाए, डॉक्टर भी बन जाए, आलिम भी बन जाए,
प्रोफेसर ही बन जाए, आलिम भी बन जाए, फाजिल भी बन जाए, और वो इमामत भी करे, वो इबादत भी करे, और वो दूसरा जो है अपनी वो भी करे। वो जामिया इस्लामिया सनाबिल बहुत बखूबी कर रहा है। देश की राजधानी में इतना बड़ा इदारा माशाल्लाह से, और वो नीट की तैयारी करवाता है, जेई करवा रहा है, 11th-12th के बच्चों को साइंस के साथ पढ़ा रहा है। आपकी इंग्लिश स्पोकन के बैचेज वहाँ पे चलते हैं माशाल्लाह से, कंप्यूटर कोर्सेज वहाँ पे चलते हैं। तो ये बच्चे जब आलिमियत फजीलत करके निकलेंगे वहाँ से, तो ये खुद मुख्तार होते हैं। और आज तो आप देखिए माशाल्लाह सनाबिल के साथ, तो सनाबिल का बच्चा जामिया में है, JNU में है, आपका अलीगढ़ में है, AMU में है, DU में है, मतलब तमाम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में है, मतलब तमाम इंस्टीट्यूट्स में न सिर्फ पढ़ रहे हैं बल्कि बाकायदा पढ़ा रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि माशाल्लाह अगर मैं जिन लोगों को मैं जानता हूँ, वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी सऊदी अरब तक की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। तो ये जो इदारा माशाल्लाह से काम कर रहा है आज के इस दौर में, ये बहुत बड़ा है। मैंने कहा कि एक अंधेरे में रोशनी की मानंद है, कि इतने जहाँ आपको कहीं से उम्मीद नज़र ना आए, वहाँ अगर इदारे के अंदर वही आलिम बना रहा हो, वही डॉक्टर के लिए तैयार करके भेज रहा हो, वही आलिम बनाओ वो प्रोफेसर बनने के लिए तैयार कर रहा हो, वही कंप्यूटर से आपको डिप्लोमा करवा रहा हो, वो आपको स्पोकन इंग्लिश सिखा रहा हो, वो आपको साइंस सिखा रहा है, वो आपको इंग्लिश सिखा रहा है, वो आपको हिस्ट्री सिखा रहा है। तो इस ऐसे इदारे सिर्फ सनाबिल नहीं, मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान में हर इदारे को, जो इदारे माशाल्लाह तालीमी मामले में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनसे भी मैं कोई मशवरा दे सकता हूँ कि आप सनाबिल जाएँ, सनाबिल के उनसे लोगों से मिलें और उनसे करिकुलम सीखें कि कैसे पॉसिबल है कि वो बच्चा आलिम भी बन जाए, बच्चा 12th भी पास कर ले और 12th भी साइंस के साथ पास कर ले, कैसे पॉसिबल है। तो जब वो बच्चा अगर किसी भी मदारिस के अंदर ये सिस्टम शुरू हो जाएगा, तो इंशाल्लाह बहुत सारा, मैंने कहा कि जिसका मैं ख्वाब देखता हूँ, वो ख्वाब मुकम्मल होने का अगर किसी को सीखना है तो सनाबिल से सीख सकता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी सपोर्टिव लोग रहे हैं, एक लंबा, उसके बाद भी सनाबिल से निकलने के बाद भी काफ़ी लंबा ज़माना मेरे साथ सनाबिल साथियों के साथ रहा है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, मैंने आपसे कहा ना कि आप कम वक़्त में अच्छा तजर्बा कर लेते हैं, ज़्यादा तजर्बा कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें आपने बताई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, आपने अपने आप को एक ओहदे पर रखा था एजुकेशन मिनिस्ट्री। अभी फ़िलहाल इंडिया में एक कानून लागू हो रहा है SIR। ये SIR क्या है? ज़रा इसको भी मतलब एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, SIR तो अब आया, इससे पहले आपने NRC बहुत सुना होगा, NPR बहुत सुना होगा। ये सब एक हथकंडे हैं। हथकंडे क्या है कि मुसलमानों को टाइट रखना है, दिखाना है, अपने जो दूसरे लोग हैं उनको ये दिखाना है कि भाई हम आप इनके चूड़ी टाइट रखनी है। अब कैसे रखोगे? तो ये नए नए हरबे लाते हैं। अब इनको जब जब हर तरह से फेल होने लगे तो SIR लिया है। SIR में करेंगे क्या, ये कि जो इनका मुखालिफ है, चाहे वो दूसरा कोई सा भी हो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबका नाम काटने का शुरू कर दिया इन्होंने। जो इनका मुखालिफ, जो इनको वोट नहीं देता, उसका वोट काट दो। ये इसने एक सिस्टम शुरू किया। हालांकि ये प्रोसेस है, कोई पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी 2003 में भी हुआ है, लेकिन अभी जो इंटेंशनली हो रहा है उसका मकसद ही सिर्फ ये है कि आपका नाम वोटर ID से काट दिया जाए, आपको वोटिंग राइट से आपको ख़त्म कर दिया जाए। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि अगर आपको लगता है कि मुस्लिम लीडरशिप के नाम पे, मुस्लिम क़यादत के नाम पे आप वो कर लोगे, भाई कौन सी क़यादत करोगे? ये तो आपको नाम से नाम मिटा रहे हैं, आपको वोट देने लायक नहीं छोड़ रहे, आपका वोटिंग राइट खत्म कर रहे हैं, वोटिंग राइट SIR के थ्रू खत्म कर रहे हैं। तो ये जानबूझ के तंग करने के लिए, बट फिर भी मेरी हर आदमी से मैं गुजारिश करूँगा कि अब अगर SIR आपके स्टेट में हो रहा है, जैसे इस बार भी 7 स्टेट्स में और कुछ UTs में हो रहा है, तो जहाँ भी आप हैं, आप वहाँ पे SIR का फॉर्म लीजिए, फॉर्म को अच्छे समझिए, क्या क्या उसमें चीज़ें मांगी गई हैं, जैसे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ था कहाँ नहीं था, वो चीज़ तमाम प्रॉपर फिल करिए। 2003 में आपके पेरेंट्स का किसी का कनेक्शन है तो उसका जो कॉलम है, लेफ्ट का कॉलम, वो भर दीजिए। अगर नहीं है तो राइट कॉलम भर दीजिए। और जो भी प्रोसेस है एक बार BLO से इसका समझ करके, और उसमें आप पूरा पार्टिसिपेट करिए। अगर आप अपने मुल्क से बाहर हैं, अपने गाँव से बाहर हैं, अपने इलाके से बाहर हैं, तो कोशिश करिए, पॉसिबल हो आपका जाना तो आप कर जाके चले जाइए, नहीं तो घर वालों से किसी से कहिए कि उसमें लापरवाही ना करें, क्योंकि SIR में लापरवाही बरतने का नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। यही चीज़ NRC से जुड़ी हुई भी है। अभी मैंने कुछ दिन वो किया कि अमित शाह का बाकायदा बयान है कि वो कहता है कि भाई जो है, पहले हम वोटिंग राइट खत्म करेंगे जिन लोग वोट देने लायक नहीं है, और अगर हमें गड़बड़ लगेगी, हमें ये साबित नहीं कर पाए, तो इनको डिटेंशन सेंटर में डालेंगे। और इसमें एक बात और मैं डाल दूँ आपको, आपके ज़रिए से मैं बात पहुँचा दूँ। बहुत सारे लोग खुशफहमी ये है कि 25 करोड़ को कैसे डाल लोगे जेल में। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, गलतफहमी निकाल दीजिए कि 25 करोड़ को जेल में कैसे डालोगे या 25 करोड़ को समंदर में कैसे बहाओगे। सवाल क्या होता है, ये होता है मोरल डाउन करना। अगर आपके इलाके के एक आदमी को, जो बोलता है, जिसकी ज़बान खुलती है, जिसके लब आज़ाद हैं, जो कुछ कह सकता है, अगर उसको जेल में डाल दिया तो पूरा गांव देहात बर्बाद हो जाएगा। और अगर आपके घर के चिराग को डाल दिया,
आज मैं कहूँ, मैं दोस्त दिखाने आ जाऊँ कि SIR क्या कर लेगी मेरा, क्या बिगाड़ देंगे मेरा, और कल को मुझे टारगेट कर दिया जाए तो मैं और मेरा घर तो बर्बाद हो गया, बाकी का मोरल डाउन अपने आप हो जाएगा कि भाई बोलना मत। आज CNRC में जिन बच्चों को जेल में डाल रखा, क्यों डाल रखा है? उसको नुकसान ये हुआ कि जामिया में कुछ मसला हो जाएगा, बच्चा बोल नहीं सकता क्योंकि मोरल डाउन कर दिया। वो ये चाहते यही है, आजम खां को जेल में डाल करके, शर्जील इमाम को जेल में डाल करके, उमर खालिद को जेल में डाल करके, मीरान हजर को जेल में डाल करके, ये शफूरा जरगर को जेल में डाल करके, या सिफाउर रहमान को जेल में डाल करके, ये आपका मोरल डाउन करना चाहते हैं। और मोरल डाउन हो जाए तो सारी चीज़ खत्म हो जाएगी। तो आप ये अगर निकाल दिए 25 करोड़ को जेल में डालोगे, 25 करोड़ के अगर 25 नेताओं को भी अच्छे से लोगों को जेल में डाल दिया तो आप तो वैसे बर्बाद हो जाओगे। तो इसलिए इन सब प्रोसेस से जो है, जो सिस्टम है उसके साथ चलिए। अगर SIR के लिए कह रहे हैं, SIR करवा दीजिए कि जब NRC में तो डायरेक्ट विरोध हो गया था, तब SIR के नाम पे आ गया। तो ये इससे नुकसान ये करेंगे कि आपका वोट छीन लेंगे, आप फिर धक्के खाते फिरना, वोट बनवाते फिरना, तो ये नुकसानदायक चीज़ है। इसलिए आप कोशिश करिए कि जितने हिस्से का अपना काम है आप अपना करते रहिए, बाकी जो कुछ होगा वो तो होके रहेगा, उससे कहाँ जाओगे। बिल्कुल, वोट करना हमारा हक है, हमारा हक है, हमें हमारा अपना वोट हक है, चाहिए। हमने तो अपना बिल्कुल पूरा हर किसी को चाहिए कि वो SIR का जो फॉर्म है फॉलो करें, उसको वो करें फिल करे। और जी अच्छे से बिल्कुल। भरे, पढ़े लिखे लोगों से बात करके उसको प्रॉब्लम है। जी, हमने बहुत सारी बातें कर ली। बहुत शुक्रिया मैं आपका। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं आपको अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि हमारे मारूफ साहब की तबीयत भी ख़राब थी, फिर भी उन्होंने माज़रत की और कुछ दिनों के बाद तशरीफ़ लाए, लेकिन ज़रूर यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि तबीयत ख़राब होने के बावजूद हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और बहुत सारी बातें की। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अच्छे सवालात रखे और मुझे लगता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने हमें दिया। और ये मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद दूंगा कि इस तरह के इनिशिएट लेने चाहिए। और हम जैसे हमने जहाँ से बात शुरू की थी कि नौजवानों को तमाम अच्छी चीज़ों में आना चाहिए, आप नहीं आओगे तो कोई दूसरा आएगा। तो आप अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से आपको। आपने बहुत अच्छा इस सेशन लेके चले आप, बहुत शुक्रिया आपको और आपकी सारी टीम को।